हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारी होने वाली है सेकंड वीडियो अबाउट वन शॉट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है। पहली जो वीडियो थी हमारी वो थी हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में। एंड वो वीडियो हमने लास्ट इस वीक के स्टार्टिंग में अपलोड की थी। एंड आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है दूसरी वीडियो उस सीरीज़ की, दैट इज़ वन शॉट जियोग्राफ़ी। तो इस वीडियो में आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जम्मू कश्मीर की जो जियोग्राफ़ी है उसको हम डिटेल में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है वो फिनिश करेंगे। सो होपफुली आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जो नॉलेज है जम्मू कश्मीर की वो एक वीडियो में मिल जाए। सो इस तरीके से हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है अबाउट जियोग्राफ़ी। सो बेसिकली इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर की जियोग्राफ़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ा। एंड थोड़ा थोड़ा बहुत अगर मैं पिछले जो लेक्चर है उसमें अगर मैं आपको लेके जाऊं तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोग उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करें तो उसमें हमने पढ़ा था फॉर एग्ज़ाम्पल कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में महाभारता पीरियड से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर, अशोका के किंगडम का पार्ट जो है वो कश्मीर था। उसके बाद कुशन्स ने कश्मीर पे रूल किया। देन बहुत सारे हिंदू रूलर्स, करकोटा डायनेस्टी, गुप्ताज़, इन्होंने कश्मीर पे रूल किया। उसके बाद कश्मीर में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ, शाह मीरी डायनेस्टी, चक डायनेस्टी, आफ्टर दैट मुगल्स, देन अफ़गान्स, देन सिख एम्पायर, उसके बाद डोगरास ने रूल किया। सो ओवरऑल जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जम्मू कश्मीर का वो हमने पढ़ा। अब हम जम्मू कश्मीर की जियोग्राफ़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जम्मू कश्मीर में का जो फिज़िकल लैंडस्केप कैसा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ जियोग्राफ़ी, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जे एंड के। आप सबको एक चीज़ पता है कि जम्मू कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है उसमें लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन सब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल अकाउंट की बात करेंगे। तो हिस्टोरिकल अकाउंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पास्ट की, थोड़ा सा इतिहास की बात करेंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में पास्ट में जम्मू कश्मीर में क्या होता था, जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा एक यूनिट होता था। आप समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट को जम्मू कश्मीर में पास्ट में परगना बोलते थे, ठीक है। उसके बाद जब डोगराओं का शासन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ तो डोगराओं के शासन के टाइम परगना जो है उसको, उसका नाम चेंज करके ज़िला और तहसील रखा गया। और ज़िला जो है उसका नाम फर्दर चेंज करके जो है उसका नाम वजारत रखा गया, ठीक है। उसके बाद एक अंग्रेज़ था सर वॉल्टर लॉरेंस, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी, उसकी बेसिस पे वजारत में जो है कुछ बदलाव किए गए। और उसके बाद 1951 में आज़ादी के बाद, क्योंकि बहुत सारी जो टेरिटरी थी जम्मू कश्मीर की वो पाकिस्तान के पास जा चुकी थी पीओके की फॉर्म में, उसके बाद दोबारा से जो है जम्मू कश्मीर का जो टेरिटरी है उसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया। अभी की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे वजारत का नाम चेंज किया हुआ है और वजारत को अभी आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बड़े होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो दूर दूर होते हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से गवर्न किया जाए, वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स को जो है दोबारा से जो है तहसील्स में और नियाबत्स में डिवाइड किया हुआ है। और अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे जैसे लेट से किसी जम्मू डिस्ट्रिक्ट है तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को फिर फर्दर जो है बहुत सारी तहसील्स में बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ब्लॉक्स में बांटते हैं और बहुत सारी पंचायत्स में, एक जो तहसील होती है या जो ब्लॉक होती है उसको बहुत सारी पंचायत्स में बांटा जाता है, ठीक है, ताकि हर एक लेवल पे जो है, छोटे छोटे लेवल पे जो गवर्नेंस है वो बेहतर तरीके से हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैप है जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का। अब यहाँ पे यूटी ऑफ लद्दाख का मैप हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हमें जम्मू कश्मीर का डेफिनेटली पढ़ना है। तो जम्मू कश्मीर की यूटी की बात करें तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है, ठीक है। जम्मू, पुंछ, ये कुछ मेजर शहर हैं जो कि बॉर्डर
पे सिचुएटेड हैं। सिमिलरली कश्मीर का कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। एंड देन ये एरिया है कुछ जो कि पीओके में आता है, जिसमें हंजा एंड गिलगित रीजन आता है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे इंडिया के जो है चाइना आता है, जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है विद लद्दाख। और ये कारगिल है और ये लेह है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैप है जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन और कश्मीर वैली में जो है जम्मू को हम बांट सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है उसको हम बांट सकते हैं दो रीजन्स में, जम्मू रीजन में और कश्मीर वैली में, ठीक है। जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है डोडा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है राजौरी डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है रामबन डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है रियासी डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है सांबा डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। और कश्मीर में आता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, बडगाम डिस्ट्रिक्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, शोपियान डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद होने चाहिए एटलीस्ट। तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल जम्मू कश्मीर में? 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो जम्मू रीजन में है और 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर वैली में है। जम्मू रीजन में कौन से 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर। और 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है कश्मीर में है अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियान और श्रीनगर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कि जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आर से आते हैं, रियासी, रामबन एंड राजौरी। सिमिलरली कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिनका नाम बी से आता है, बडगाम, बारामूला एंड बांडीपोरा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें तो 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनका नाम के से आता है, कठुआ एंड किश्तवाड़। एंड जम्मू की कश्मीर की बात करें तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिनका नाम के से स्टार्ट होता है, कुलगाम एंड कुपवाड़ा। अब कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स अभी लेटेस्ट 2006 में जम्मू कश्मीर में बने थे। ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से बने थे इनके बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट शोपियां, डिस्ट्रिक्ट रामबन और डिस्ट्रिक्ट रियासी। और ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बने थे कश्मीर में, बांडीपोरा, गांदरबल, कुलगाम और शोपियान। एंड 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो जम्मू में बने थे। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट रियासी एंड डिस्ट्रिक्ट रामबन, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 ये जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद कश्मीर वैली। पहले हम कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद हम लोग जम्मू जो रीजन है उसके 10 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली में हमारा सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग को हम लोग बोलते हैं ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है। तो अनंतनाग को क्या बोलते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नेम्ड एज ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली। तो वहाँ पे आप जवाब दे सकते हो कि अनंतनाग जो है उसको ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली बोलते हैं। अब ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली क्यों बोलते हैं और ग्रैनरी का मतलब क्या होता है? ग्रैनरी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं। इसका मतलब अनाज जो है, जो राइस है या जो व्हीट है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है कश्मीर वैली में अनंतनाग में होती है। इसीलिए अनंतनाग को ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली बोला जाता है। दैट इज़ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अब अनंतनाग के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अनंतनाग जो है वो श्रीनगर से 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। श्रीनगर आपको पता है जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है। तो जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ से 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अनंतनाग। और यहाँ पे मैं अनंतनाग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अनंतनाग का जो हेड क्वार्टर्स हैं, ठीक है, उसकी बात करता हूँ। अनंतनाग का जो मेन मतलब जहाँ पे अनंतनाग का जो डीसी ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है उसकी मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की मैं बात करता हूँ। तो 55 किलोमीटर्स दूर है अनंतनाग श्रीनगर से। और ये कश्मीर वैली का साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कश्मीर के सबसे साउथ पे में जो है अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आता है तो दैट इज़ अनंतनाग। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको पता होना चाहिए। तो अगैन दिस इज़ अनदर क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कश्मीर वैली का वो डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे साउथ पे आता है कौन सा है?
तो आप उनसे जवाब दे सकते हो कि अनंतनाग आता है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एरिया जो है 3574 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है अनंतनाग का। दैट इज़ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली का। अब यहाँ के लोगों के इकोनॉमी की बात करें तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो आबादी है अनंतनाग की, वो रूरल एरियाज़ में रहती है, वो गांव देहात वाले एरियाज़ में रहती है और वो मेनली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। वो लोग खेती बाड़ी करते हैं और मेन फसलें जिनको वो उगाते हैं राइस एंड मेज़। ठीक है, तो ये दो क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। सबसे पहला है राइस, उसके बाद है मेज़। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे मेन लैंग्वेजेस की कि मेन भाषाएं ये लोग कौन सी बोलते हैं, तो कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, तो दो मेजर भाषाएं जो यहाँ पे कॉमनली बोली जाती हैं, एक है कश्मीरी और दूसरी है उर्दू। और यहाँ के लोगों का जो स्टेपल फूड है वो है राइस। दैट इज़ डे टू डे बेसिस पे लोग यहाँ पे चावल जो है उसको खाते हैं। ठीक है, जम्मू रीजन के लोग मोस्टली रोटी खाते हैं, वाइल कश्मीर के लोग जो है मोस्टली राइस खाना जो है उसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद बात करें तो अनंतनाग की अगर हम बात करें तो अनंतनाग जो है ये अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जैसे गब्बे हैं। गब्बा बेसिकली रेफर्स टू एक कारपेट जो होता है, दरी होती है, उसको हम लोग गब्बा बोलते हैं, जो वहाँ के कारीगर हाथ से बनाते हैं, वो बहुत फेमस हैं। और वुडन क्राफ्ट, लकड़ी की बनाई हुई चीज़ें, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं लकड़ी की बनाई हुई, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे झरने बहते हैं और उन झरनों का जो पानी है वो बहुत साफ़ है। एंड बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर है, दैट इज़ वाई फ़िशिंग एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। दैट इज़ तो मछली पालन का एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सारे ट्रॉट फार्म्स, और ट्रॉट फ़िश आपको पता है कि एक बहुत ही कॉमन फ़िश है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी फार्मिंग होती है। इसके अलावा सेरिकल्चर इंडस्ट्री का भी एक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री भी एक बहुत प्रेवलेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे। दैट इज़ जो सिल्क की कल्टीवेशन होती है, रेशम की जो फार्मिंग होती है, वो भी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 की। तो दूसरे नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट आता है कश्मीर वैली का, दैट इज़ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था। जुलाई 1 1979 से पहले बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है इट यूज़ टू बी पार्ट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये कश्मीर वैली के ऑलमोस्ट सेंटर में है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अनंतनाग जो था वो कश्मीर के साउथ में था, वाइल बडगाम जो है वो कश्मीर के सेंटर में है। अगर हम बडगाम की बात करें तो बडगाम को 4 डिस्ट्रिक्ट्स सराउंड करते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। बारामूला और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके नॉर्थ में आता है, और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके साउथ में आता है, और पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके साउथ वेस्ट में आता है। एवरेज हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट इसकी कितनी है, 5281 फीट अबव सी लेवल। जोग्राफिकल एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का है 1361 स्क्वायर किलोमीटर। अनंतनाग के कंपैरिजन में एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अगैन जस्ट लाइक अनंतनाग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और मेन यहाँ पे लोग मेज़ की फार्मिंग करते हैं। ठीक है, राइस की फार्मिंग भी होती है और ऑयल सीड्स भी ग्रो किए जाते हैं। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? ऑयल सीड्स बेसिकली ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनसे हमको तेल मिलता है। जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड के सीड्स हैं तो उनसे ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है। ठीक है, सॉइल की बात करें तो यहाँ पे किस टाइप की मिट्टी देखने को मिलती है? लूज सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड कारेवा लैंडस्केप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब कारेवास की बात करें तो कारेवास के बारे में आप आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो कारेवा एक स्पेशल टाइप का एक लैंड है जो कश्मीर में पाई जाती है, और ये लैंड स्पेशल इसलिए होती है बिकॉज ये सूटेबल होती है सैफरन की कल्टीवेशन के लिए। तो सैफरन कल्टीवेशन जो है वो कारेवा लैंड में ही प्रेवलेंट है। बाकी कारेवा क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और पूरे कश्मीर वैली में एक ही एयरपोर्ट है, और वो एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। और ये एयरपोर्ट जो है ये कश्मीर को बाकी देश के साथ जोड़ता है। इसके अलावा कारगिल, कारना एंड गुरेज़ के लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज है उनकी शुरुआत भी बडगाम से होती है। तो इस तरीके से हमने बडगाम की बात कर ली, बडगाम जो कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 पे। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 की बात करें तो थर्ड नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट आता है कश्मीर वैली में, दैट इज़ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट बारामूला डिस्ट्रिक्ट।
बारामूला की बात करें तो बारामूला एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक टाउन है, कस्बा है, जो कि झेलम नदी के किनारे पे सिचुएटेड है। अब झेलम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको इसका पता होना चाहिए कि झेलम एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जम्मू कश्मीर की, जो कश्मीर के थ्रू बहती है। और उस नदी के किनारे पे जो है बारामूला का जो टाउन है वो बसा हुआ है, और ये श्रीनगर से 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बारामूला की बात करें तो कश्मीर वैली का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि बताओ कश्मीर वैली का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो दैट इज़ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, 4243 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बारामूला की बात करें तो बारामूला अपना बॉर्डर शेयर करता है श्रीनगर के साथ, बडगाम के साथ, कुपवाड़ा के साथ, पुंछ के साथ, बांडीपुरा के साथ, और पीओके का जो मुजफ्फराबाद है उसके साथ। इसका मतलब बारामूला जो है वो बॉर्डर एरिया में आता है। इनफैक्ट जो उरी है, आप सब ने शायद फिल्म मूवी देखी होगी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो वो जो टाउन है उरी, वो बारामूला में ही सिचुएटेड है, जो कि बॉर्डर एरिया में आता है। बारामूला की बात करें तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, वो बारामूला में ही होती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में हम बात करते हैं फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की। तो जैसे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, जम्मू कश्मीर में, बारामूला में होती है। सिमिलरली एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड पूछा जाता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड, वो है कि सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की गई थी जम्मू कश्मीर में, और उससे जो बिजली बनी थी उसको जम्मू कश्मीर के बहुत सारे पार्ट्स तक पहुँचाया गया था, वो जगह कौन सी थी, वो थी बारामूला। और सबसे पहला पावर प्लांट कौन सा था जम्मू कश्मीर का, मोहरा पावर हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो बारामूला का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, लोकल लैंग्वेज में इसको वर्मुल बोलते हैं। एंड आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, जब हमने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ी थी तो कश्यप ऋषि की हमने बात की थी कि कश्यप ऋषि ने जो है तपस्या की थी, उसके बाद एक गॉर्ज जो है, एक सुराग जैसा जो है वो क्रिएट हुआ था एक जगह पे, एंड वहाँ से जो है फिर सारा पानी जो कश्मीर में था वो ड्रेन हो गया था। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो है रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश की जा रही है श्रीनगर, अनंतनाग एंड काजीगुंड की। ठीक है, और ये रेलवे लाइन अभी कंप्लीट भी हुई है, एंड अभी जो ट्रेन है वो डायरेक्ट वहाँ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे जो डिस्ट्रिक्ट आता है दैट इज़ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। बांडीपुरा की बात करें तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था 2007 से पहले। 2007 में इसको बारामूला से अलग किया गया। एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का 345 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज़ एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। एंड बांडीपुरा को सराउंड करते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से, कुपवाड़ा, बारामूला, करगिल और गांदरबल। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ की जस्ट लाइक अदर डिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। रिवर किशन गंगा जो है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, वो इस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बहती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो पोटेंशियल है वो उसमें बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड फेमस वुलर लेक जो है वो यहीं पे इसी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो एक इम्पॉर्टेंट जीके का पॉइंट आ गया, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ वुलर लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है बांडीपोरा में। एंड बहुत सारे जो टूरिस्ट्स हैं उनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड कश्मीरी यहाँ पे मेन लैंग्वेज बोली जाती है इस डिस्ट्रिक्ट में, बट इसके अलावा पहाड़ी और गोजरी लैंग्वेजेस भी यहाँ पे बोली जाती हैं। गुरेज़ और तुलेल एरियाज़ में शीना, जिसको दरद भी बोलते हैं, वो भी एक भाषा है जो यहाँ पे बोली जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 5 पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है दैट इज़ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगैन ये भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अभी लेटेस्ट ही इसकी क्रिएशन हुई है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से इसको 2007 में जो है सेपरेट किया गया था। जोग्राफिकल एरियाज डिस्ट्रिक्ट का 259 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत छोटा है। अगर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसके किनारे ये जो है सिंध रिवर के, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, एंड इसको लाइफ लाइन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। ये एकमात्र रिवर है जम्मू कश्मीर में जिसके ऊपर 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं जो अभी फंक्शनल हैं। इसके अलावा इरिगेशन के लिए भी जो वाटर है वो ये रिवर प्रोवाइड करता है। मेन जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पे, यहाँ के लोगों का, वो है दैट इज़ एग्रीकल्चर। एंड गांदरबल की बात करें तो गांदरबल जो है ये गेटवे है, ठीक है, टू लद्दाख। तो बेसिकली अगर आपको लद्दाख जाना है तो लद्दाख जाने का जो रास्ता है वो गांदरबल से ही जाता है। ठीक है, एंड कुलगाम की बात करते हैं
तो कुलगाम जो है एक और डिस्ट्रिक्ट आता है नंबर 6 पे। कुलगाम की बात करें तो कुलगाम को जो है राइस बोल ऑफ कश्मीर बोलते हैं। नाम से पता चलता है कि राइस बोल बोल रहे हैं, इसका मतलब राइस की प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अगैन एक लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, 2007 में बना है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जो है इसको अलग किया गया था। वेशव रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है, श्रीनगर से लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और अनंतनाग से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 410 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है एंड ऑलमोस्ट पूरा जो कुलगाम है उसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है ज़मींदारी कुल्स का पाया जाता है। कुल बेसिकली क्या होता है, कुल का मतलब होता है एक, आप समझ लो एक नाला, ठीक है, जिसको लोकल लोगों ने ही बनाया, उसको कुल बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कुल्स जो हैं वो आपको कुलगाम में देखने को मिलेंगे। दैट इज़ वाई इसका नाम जो है दैट इज़ कुलगाम। कुलगाम की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो शेख नूरुद्दीन नूरानी थे जिन्होंने ऋषि कल्चर की फाउंडेशन की थी कश्मीर में, उनका जन्म जो है वो इसी जगह पे हुआ था। अगैन मैक्सिमम लगभग 80% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एंड इस डिस्ट्रिक्ट के जो अपर एरियाज़ हैं, ठीक है, जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, वो क्वालिटी एप्पल्स, सबसे टॉप क्वालिटी के एप्पल्स जिनको अम्बरी वैरायटी के एप्पल्स बोला जाता है, उनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोग लाइव स्टॉक कल्टीवेशन भी करते हैं, गाय शाय भी पालते हैं यहाँ के लोग, भेड़ बकरियाँ भी लोग यहाँ पे पालते हैं। तो ये भी यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन है, स्पेशली उन लोगों का जो कि पहाड़ी एरियाज़ में रहते हैं। फिर बात करते हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो अगर हम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये कश्मीर वैली का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे नॉर्थ में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वैली में पाया जाता है तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये श्रीनगर से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि कश्मीर वैली का सबसे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो कश्मीर का सबसे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ अनंतनाग। ऑन द अदर हैंड कश्मीर का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कुपवाड़ा, ठीक है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग किया गया था 1979 में। 2379 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और ये एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है पीओके के साथ। तो पीओके के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है ये, दैट इज़ ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है और बाकी इसके वेस्ट साइड में जो है बारामूला सिचुएटेड है, ठीक है। किशन गंगा की बात करें तो जिसके बारे में अभी हमने जस्ट कुछ टाइम पहले बात की थी, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, वो जो आउटर एरिया है, बाहर वाला जो एरिया है कुपवाड़ा का, उसके थ्रू बहती है और पीओके में एक जगह है दोमेल, वहाँ पे वो झेलम के साथ मिलती है। इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत ही घने जंगल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देवदार के पेड़, केल, फर, पाइन और एल्म जो है, ये कुछ पेड़ हैं जो यहाँ पे बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे। चिनार, पोपलार एंड वॉलनट्स भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। फिर बात करते हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से 1979 में अलग किया गया। श्रीनगर से लगभग 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इसको सराउंड करता है श्रीनगर, बडगाम और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो जोग्राफिकल एरिया जो इस डिस्ट्रिक्ट का है दैट इज़ 1086 स्क्वायर किलोमीटर। पुलवामा की बात करें तो पुलवामा के बारे में एक बहुत फेमस इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि पुलवामा जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है सैफरन कल्टीवेशन के लिए, केसर की फार्मिंग के लिए। और ये फार्मिंग कहाँ पे होती है, अगैन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सैफरन की कल्टीवेशन कौन से टाइप की लैंड्स पे होती है। तो कौन से टाइप की लैंड्स पे जो है इसकी फार्मिंग होती है, कारेवा लैंड्स पे होती है, पामपोर, काकापुरा एंड पुलवामा ब्लॉक्स में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शोपियन डिस्ट्रिक्ट की। तो एक और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का है शोपियन डिस्ट्रिक्ट। अगैन ये डिस्ट्रिक्ट लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट है, 2007 में ये डिस्ट्रिक्ट बना और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग किया गया। जोग्राफिकल एरियाज डिस्ट्रिक्ट का कितना है भाई, 312 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। श्रीनगर से 51 किलोमीटर दूर है और पुलवामा से 20 किलोमीटर दूर है। अब इस डिस्ट्रिक्ट का नाम शोपियन क्यों पड़ा, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम शोपियन जो है टाउन शोपियन की वजह से पड़ा, जिसके बारे में फ्रेडरिक ड्रू ने जो है कहा था कि ये बेसिकली शोपियन वर्ड शाह पायन से निकला है। शाह पायन मतलब रॉयल स्टे, मतलब राजा महाराजा जो है वो यहाँ पे रुका करते थे, दैट इज़ वाई इसको शोपियन बोलते हैं। शोपियन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शोपियन डिस्ट्रिक्ट में जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है जीके से रिलेटेड कि बताओ एप्पल बोल ऑफ जे किसको बोलते हैं। दैट इज़ एप्पल्स की सबसे ज़्यादा फार्मिंग जो है जम्मू कश्मीर में कहाँ पे होती है, तो एप्पल्स की सबसे ज़्यादा फार्मिंग जो है जम्मू कश्मीर में शोपियन में होती है।
और फ्रूट इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने की जो स्कोप है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है। और इससे अगर फ्यूचर में एप्पल फार्मिंग को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए तो इससे न सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी बल्कि पूरे JNK की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा पुश जो है वो मिल सकता है। फिर बात करें अगर यहाँ की, तो शोपियन में एक जामिया मस्जिद है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जो मुग़लों के टाइम पे बनाई गई थी, और ये श्रीनगर की जामिया मस्जिद से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। फिर बात करते हैं मेन डिस्ट्रिक्ट की, मेन शहर की, कश्मीर की, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हम लोग जो समर कैपिटल भी है। तो श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर को वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस बेसिकली क्या है, वेनिस एक शहर है इटली का, यूरोप में, जो कि अपने लेक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सिमिलरली जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है वो भी अपने लेक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ है ये शहर, और झेलम नदी जो है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आती है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, और डायगनली, एक डायगनल की तरह जो है ये श्रीनगर शहर को दो हिस्सों में बांटती है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर जो है वो यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर की, उसकी समर कैपिटल है और कमर्शियल हब है। दैट इज़ मैक्सिमम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैक्सिमम जो बिज़नेस है जम्मू कश्मीर में वो श्रीनगर में ही होता है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज़ 1979 स्क्वायर किलोमीटर। और श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। दैट इज़ गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 30-35 तक पहुँचता है, और विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। श्रीनगर की बात करें तो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। दैट इज़ टूरिज़म जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर है, और बहुत सारे लेक्स हैं श्रीनगर में जो वर्ल्ड फेमस हैं। मुग़ल गार्डन्स जैसे चश्मा-शाही, निशात बाग, शालीमार बाग, नसीम बाग। अगैन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मुग़ल्स इनमें फॉर एग्जांपल जहांगीर ने एक ये जो कुछ गार्डन्स बनाए थे, शाहजहाँ ने बनाए थे। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है वो भी एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है कश्मीर की, जो कि सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है एशिया का। सिमिलरली जो फ्लोटिंग मार्केट है श्रीनगर की वो भी एक बहुत मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जम्मू कश्मीर की। अब इस तरीके से हमारा जो जम्मू है वो फिनिश, हमारा जो कश्मीर वैली है वो हो गया फिनिश। कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमने 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन कर ली है ऑब्टेन। अब आते हैं जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। अब जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आता है दैट इज़ डोडा डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है इसका एरिया है 8912 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और डोडा जो है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का इन टर्म्स ऑफ एरिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी पुरानी है। डोडा एक्चुअल में इतना सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। एक्चुअल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आप इन्फॉर्मेशन याद रखना। तो ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है इस बुक का, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। तो कुछ जगहों पे डोडा बोलते हैं, बट ऐसे टेक्निकली अगर आप देखो तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है 2007 से पहले डोडा का पार्ट हुआ करता था, दैट इज़ वाई डोडा को ये बोलते हैं सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बट अभी किश्तवाड़ है, ठीक है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से डोडा को जो है 1948 में जो है अलग किया गया। डोडा की बात करें तो ये जम्मू से 175 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और श्रीनगर से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एक मेन नदी जो बहती है डोडा डिस्ट्रिक्ट के थ्रू दैट इज़ चिनाब, ठीक है। और चिनाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टिम्बर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो टिम्बर होता है फॉरेस्ट से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है चिनाब के थ्रू। पावर जनरेशन, बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो चिनाब के ऊपर बनाए गए हैं। और चिनाब में हाइडल पावर जनरेशन का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो चिनाब के ऊपर बनाए गए हैं जैसे सलाल, दुलहस्ती एंड बगलियार। सिमिलरली इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मिनरल के डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं जैसे लेड, माइका, जिप्सम, मैंगनीज़, मार्बल, ग्रेनाइट, कॉपर। अगेन रूरल डिस्ट्रिक्ट में आता है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे या तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है या तो पैस्टोरल इकोनॉमी, या तो पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं और वहीं पे जो है बकरियाँ वगैरह पालते हैं। फिर बात करते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट विंटर कैपिटल, सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर इसको बोला जाता है। एक छोटी सी पहाड़ी पे सिचुएटेड है तवी नदी के किनारे पे। जोग्राफिकल एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का है 2342 स्क्वायर किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। लिटरेसी रेट जो है वो 83.45% है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में उसमें सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है और नेशनल एवरेज से ज़्यादा है।
एंड विंटर कैपिटल भी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की जम्मू है नवंबर से लेके अप्रैल तक, तो जहाँ पे दरबार मूव होता है, जितने भी ऑफिसेज हैं वो श्रीनगर से जम्मू जम्मू आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली न्यू दिल्ली से जो है 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड रेल हेड है जम्मू एंड कश्मीर का। एंड डिस्ट्रिक्ट में जो है एक नेशनल एयरपोर्ट भी है सतवारी में। और सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है दैट इज़ डोगरी। इसके बाद अगर हम बात करें तो वी हैव कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कठुआ जो है गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो कोई भी बंदा जो जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री मारता है तो जम्मू कश्मीर की जो एंट्री होती है वो कठुआ के थ्रू होती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है अपनी बाउंड्री शेयर करता है पंजाब के साथ साउथ में, हिमाचल प्रदेश के साथ ईस्ट में और उधमपुर के साथ नॉर्थ में। जोग्राफिकल एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का है 2502 स्क्वायर किलोमीटर। और इस डिस्ट्रिक्ट को 3 जोन्स में बांटा जा सकता है, बॉर्डर, कंडी एंड हिली एरियाज़। बॉर्डर एरिया वो एरिया है जो प्लेन एरिया है और जिसके साथ जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। कंडी एरिया ये वो एरिया है जो कि प्लेन एग्जैक्टली प्लेन नहीं होता है बट अंडुलेटिंग होता है, मतलब थोड़ी बहुत स्लोप होती है इसमें। और यहाँ पे ज़्यादा मतलब जो सॉइल होती है बहुत लूज़ होती है। एंड हिली एरियाज़ जो थोड़े जहाँ पे छोटे छोटे एलिवेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। 2 मेन नदियाँ जो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, रावी और उज। एंड एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट रावी तावी इरिगेशन कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें तावी रिवर और रावी रिवर को कनेक्ट किया जाएगा और एक कैनाल्स का नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेंगी। मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करें कठुआ की तो अगैन एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। बट अभी जो है एक इंडस्ट्रियल इस्टेट भी यहाँ पे बनाया जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, फॉर एग्जांपल केबल्स, स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं, सीमेंट की पाइप्स हैं या इलेक्ट्रिक गुड्स, ब्लेंडेड यार्न, ये सब बनाए जाएंगे। डोगरी अगैन मेन भाषा है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती हैं। फिर आता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो नंबर 4 पे ये डिस्ट्रिक्ट आता है। किश्तवाड़ की बात करें तो इसको लैंड ऑफ सैफ़ायर एंड सैफरन बोलते हैं क्योंकि जो नीलम है वो यहाँ पे पाया जाता है एंड सैफरन भी यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे सैफरन की फार्मिंग भी होती है। 2007 में बना था और एरिया इसका 1644 स्क्वायर किलोमीटर है। अगैन आई टोल्ड यू ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है। किश्तवाड़ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और डोडा से बड़ा है। तो ये बात आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की बताओ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो किश्तवाड़ एक्चुअल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये पुरानी इन्फॉर्मेशन इसमें है। किश्तवाड़ की बात करें तो जम्मू से 235 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एल्टीट्यूड की बात करें तो 300 to 15,000 फीट तक एल्टीट्यूड है इस डिस्ट्रिक्ट का। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा रिच है, दैट इज़ बहुत सारे जो जंगल हैं, घने जंगल किश्तवाड़ में पाए जाते हैं। एंड ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो है बहुत घने जंगल जो है देखने को मिलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की बात करें तो सैफरन की फार्मिंग यहाँ पे होती है, केसर की फार्मिंग होती है, एप्पल्स, चेरीज़, एप्रिकॉट्स एंड प्लम्स ग्रो किए जाते हैं। किश्तवाड़ी कंबल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। देसी घी भी यहाँ पे अबंडेंटली जो है वो मिल जाता है। फिर बात करते हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की। अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। जोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट का कितना है, 1674 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि जम्मू के नॉर्थ वेस्ट में है। 1674, ठीक है, 246 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। पुंछ जो है वो एलओसी के अक्रॉस जो ट्रेड होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। और एक जगह है चक्कंदा बाग जहाँ पे एक क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ पे आप बॉर्डर को क्रॉस करके जो है पाकिस्तान जा सकते हो। पुंछ की बात करें तो 3 साइड से जो है इसके एलओसी है और कश्मीर वैली से जो है इसको पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो है वो सेपरेट करती है, ठीक है। जिसका सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है दैट इज़ तत्ताकुटी, जिसकी हाइट 15,560 फीट है और जो पुंछ में बढ़ती है। हिस्टोरिकल मुगल रोड जो है वो पुंछ को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली पुंछ की बात करें तो जम्मू कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम से फंड्स रिसीव करते हैं उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट आता है पुंछ। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है बिकॉज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं अब। अगर हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 1968 में पुंछ डिस्ट्रिक्ट से राजौरी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अलग किया गया था ताकि राजौरी में जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट जो है वो कराई जाए। जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो 2630 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये जोग्राफिकल एरिया है राजौरी का। एक बहुत लंबा बॉर्डर जो है सुंदरबनी से लेके भिंबर गली तक जो है राजौरी जो है वो पीओके के साथ शेयर करता है वेस्ट में। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आपको एक कम्प्लेक्स कल्चर देखने को मिलता है, पहाड़ी, गोजरी, डोगरी एंड कश्मीरी। राजौरी जो है वो अपने देसी घी, अनारदाना, चिकरी
वुडन प्रोडक्ट्स जैसे कॉम, स्पून्स, कैंडल स्टैंड्स, डेकोरेशन आर्टिकल्स के लिए फेमस है। एंड गुज्जर्स एंड बकरवाल्स जो है मैक्सिमम अपनी जो चीज़ें हैं वो यहीं पे बेचते हैं। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से राजौरी डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट की। रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2007 में ये डिस्ट्रिक्ट बना। डोडा डिस्ट्रिक्ट से इसको सेपरेट किया गया था। ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें 1329 स्क्वायर किलोमीटर इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में आता है, ठीक है, चिनाब रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, नेशनल हाईवे 44 पे। रामबन डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करता है रियासी, उधमपुर, डोडा, अनंतनाग और कुलगाम के साथ। एक बहुत ही पॉपुलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, दैट इज़ बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। एक और इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो उसको बनाया जाएगा फ्यूचर में सवालकोट में। 95% पॉपुलेशन रूरल है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फिर बात करते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की। रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगैन 2007 में ये डिस्ट्रिक्ट बना था। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग किया गया था। 1719 स्क्वायर किलोमीटर इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। जम्मू से 64 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मेजर जो रिवर चिनाब है वो इस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बहती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चिनाब रिवर के ऊपर यहाँ पे बनाया गया है। और हिंदुज़म की कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थान जैसे वैष्णो देवी, शिव खोरी, धानसर बाबा एंड बाबा सियाड़ जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। एंड एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ककरेल पंथल में। फिर बात करते हैं यहाँ पे भी अगेन मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। एंड देन हमारे पास आता है अनदर डिस्ट्रिक्ट विच इज़ सांबा डिस्ट्रिक्ट, जो कि 2007 में बना था और इसको जम्मू डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया था और कुछ पार्ट इसमें उधमपुर का और कुछ पार्ट इसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ऐड किया गया था। ज्योग्राफिकल एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का है 904 स्क्वायर किलोमीटर। सांबा जो है पुरमंडल ब्रिज इसको जम्मू डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करता है। एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। बहुत सारे छोटे और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं जो हज़ारों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। मेजॉरिटी जो लोग हैं सांबा के वो राजपूत हैं, संबियाल्स एंड सलाथियास, और उनका मेन फोकस होता है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना। फिर हम बात करते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की। उधमपुर की बात करें तो उधमपुर जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सिचुएटेड है 66 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। राजा उधम सिंह के बाद इसका नाम रखा गया है, जो कि सबसे बड़े बेटे थे महाराजा गुलाब सिंह के। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स जो इंडियन आर्मी के हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एक फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट इंडियन एयरफोर्स का भी यहाँ पे है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स में रिच है, जैसे कोल, बॉक्साइट, मैग्नेटाइज जिप्सम एंड ब्लैकस्टोन। कल्चर इस एरिया का पहाड़ी है, जो कि बाकी एरियाज़ के कल्चर से रिजेंबल करता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने सब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, हमने जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात कर ली और कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात कर ली। अब इनके बारे में देखो, आपको पूरी चीज़ें याद हो जाए, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मेमोराइज हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है याद रखो, वो भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जो फॉर एग्जांपल कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सैफ़ायर के लिए पॉपुलर है पूरे जम्मू कश्मीर में, या राइस बोल ऑफ कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको बोलते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोपोग्राफी की। अब हम रियल में जो जियोग्राफी है उसको स्टडी करेंगे, टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है भाई? टोपोग्राफी का मतलब होता है कि एक एरिया जो है उसका क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, कैसी सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, वेजिटेशन कैसी है, किस टाइप के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, एंड लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन पे फिज़िकल फीचर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जो पहाड़, फॉर एग्जांपल अगर हम फिज़िकल फीचर्स की बात करें, टोपोग्राफी की बात करें, तो फिज़िकल फीचर्स का मतलब कि जैसे दो टाइप के एरियाज़ होते हैं। एक होता है प्लेन एरिया, फॉर एग्जांपल जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्लेन एरिया में आता है जम्मू। ठीक है, वहीं पे ऑन द अदर हैंड लेट्स टॉक अबाउट सम अदर डिस्ट्रिक्ट, किसी दूसरे एरिया की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से सम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट पत्नीटॉप। ठीक है, तो पत्नीटॉप एंड जम्मू, टू प्लेसेस। अब दोनों के फिजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं। जम्मू प्लेन एरिया है एंड पत्नीटॉप जो एक माउंटेनियस एरिया, एक पहाड़ी एरिया है। तो जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट, वहाँ का जो मौसम होता है
वो कैसा होता है, वो गर्म मौसम होता है। जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है ना। और विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है लेकिन उतना भी कम नहीं होता। ऑन द अदर हैंड पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे आप देखते हो कि गर्मियों में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ़बारी भी होती है। तो फिज़िकल फीचर का इफ़ेक्ट क्लाइमेट पे पड़ता है। पहाड़ी एरिया होगा तो वहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट मौसम देखने को मिलता है, और प्लेन एरिया होगा वहाँ पे डिफरेंट मौसम देखने को मिलता है। सॉइल्स अगेन, माउंटेनियस एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की मिट्टी होती है, प्लेन एरियाज़ में जाओगे तो डिफरेंट टाइप की मिट्टी होती है। जम्मू में अगर हम देखें, अगर आप नदी के किनारे देखोगे तो नदी के किनारे जो मिट्टी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। नदी के किनारे जो मिट्टी होती है, जो नदी के बहाव की, नदी जो डिपॉजिट्स लाती है पहाड़ों से, वो जो डिपॉजिट्स से जो मिट्टी बनती है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। सिमिलरली जो माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है टॉप एरियाज़ के ऊपर, वो मिट्टी जो है वो डिफरेंट टाइप की मिट्टी होती है। सिमिलरली वेजिटेशन, आपने देखा होगा कि जो जंगल, फॉर एग्जांपल प्लेन एरियाज़ में जो जंगल पाए जाते हैं, जैसे अगर आप मांडा में जाओ, मांडा जो एक फॉरेस्ट है जम्मू का, वहाँ पे जो ट्रीज़ देखने को मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप माउंटेन पत्नी टॉप वाली साइड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको देवदार के पेड़ जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सिमिलरली ये सब चीज़ें लोगों के लाइफस्टाइल पे इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर के लोगों की बात करें तो वहाँ के लोगों का जो, वहाँ के लोग जो है वो गर्म कपड़े ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। ऑन द अदर हैंड जम्मू के लोग उतने ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनते क्योंकि यहाँ पे उतनी सर्दी नहीं होती है। तो फिज़िकल फीचर्स का इफेक्ट बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है। तो फिज़िकल फीचर्स अगर हम समझेंगे जम्मू कश्मीर के, अगर हम फिज़िकल फीचर्स को अच्छे से समझेंगे तो उसकी बेसिस पे हमको पता चल सकता है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। और अगर हमें एक बार पता चल गया कि जम्मू कश्मीर के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि उन रिसोर्सेज का हम लोग कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो फिज़िकली अगर हम देखें तो फिज़िकली जम्मू कश्मीर को दो रीजन्स में बांटा जा सकता है, जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर वैली में। और दोनों डिफरेंट है। कश्मीर वैली की जियोग्राफी डिफरेंट है और जम्मू डिवीज़न की डिफरेंट है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी की बात करें, फिज़िकल लैंडफॉर्म्स की बात करें, उसकी बेसिस पे जम्मू कश्मीर को हमने कितने पार्ट्स में बांटा है? जम्मू कश्मीर को हमने बांटा है 6 पार्ट्स में। ठीक है, कितने पार्ट्स में बांटा है भाई? 6 पार्ट्स में। सबसे पहला हमारे पास पार्ट आता है आउटर प्लेन्स, उसके बाद आता है हमारे पास शिवालिक्स, फिर आता है मिडल हिमालयाज़, फिर आता है वैली ऑफ कश्मीर, फिर आता है ग्रेटर हिमालयाज़, फिर आता है द प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। अब लद्दाख जम्मू कश्मीर यूटी का पार्ट नहीं है, बट बिकॉज जम्मू कश्मीर का ही एक बहुत टाइम से पार्ट रहा है तो दैट्स वाई लद्दाख को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं विद आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स की बात करें तो देखो जम्मू कश्मीर में 3 मेजर नदियाँ बहती हैं। सबसे पहला जो जम्मू रीजन की मैं बात करूँ तो 3 मेन नदियाँ बहती हैं। एक सबसे पहले नंबर पे आती है रावी रिवर। अगर हम रावी रिवर की बात करें तो रावी रिवर जो है वो कठुआ के थ्रू बहती है। ठीक है, तो रावी रिवर के किनारे पे, जैसा मैंने बोला कि जब रावी रिवर आती है हिमाचल से बह के तो वो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स, बहुत सारी मिट्टी लाती है और उस मिट्टी को डिपॉजिट करती है। तो रावी रिवर के किनारे पे जो मिट्टी डिपॉजिट होती है, उस डिपॉजिशन से जो प्लेन्स बनते हैं, उस डिपॉजिशन से जो मैदान बनते हैं, उनको हम एलुवियल प्लेन्स बोलते हैं। तो रावी रिवर जो है वो एलुवियल प्लेन्स बनाती है कठुआ के रीजन में। सिमिलरली जो तवी रिवर है जम्मू रीजन में, तवी जो है जम्मू के जो प्लेन्स हैं फॉर एग्जांपल वो तावी रिवर बनाती है। ठीक है, जो आरएसपुरा के प्लेन्स हैं। सिमिलरली जो चिनाब रिवर है जो कि जम्मू कश्मीर के साउथ में बहता है अखनूर के थ्रू, वो भी प्लेन्स बनाता है। तो ये 3 नदियाँ हैं जिनके किनारों पे ये आउटर प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये प्लेन्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये प्लेन्स पाए जाते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसे पहले जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनको ये कन्फ्यूजन होती है। उनको लगता है कि जब मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ तो उनको लगता है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्लेन है। ऐसी बात नहीं है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम पार्ट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो प्लेन है। कुछ रीज़न है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो कंडी एरियाज़ में आता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बोलूँगा। ठीक है, तो बट जम्मू कश्मीर का कौन सा पार्ट प्लेन एरियाज़ में आता है? वही पार्ट जहाँ पे नदियाँ बहती हैं। फॉर एग्जांपल आरएसपुरा, अखनूर का जो पार्ट है, चिनाब, आपको पता है कि अखनूर अगर आप गए होंगे जम्मू में तो अखनूर के थ्रू जो है चिनाब बहता है। तो चिनाब के किनारे पे जो है प्लेन्स देखने को मिलेंगे। तो जो अखनूर सब डिवीज़न, जो एक आप कह सकते हो कि सब डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का, वहाँ पे जो है ये प्लेन्स पाए जाते हैं। सिमिलरली जो आरएसपुरा रीजन है जम्मू कश्मीर का, जम्मू का, ठीक है, वो भी जो है आउटर प्लेन्स में आता है। इसके अलावा जो सांबा है, सांबा का कुछ पार्ट और कठुआ का कुछ पार्ट जो है
ये ग्रेट प्लेन्स में आता है। और ये अगर आपने इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जहाँ पे हिमालयाज़ एंड होते हैं वहाँ पे प्लेन्स की शुरुआत होती है, और वही जिनको हम लोग ग्रेट नॉर्थ इंडिया प्लेन्स भी बोलते हैं, उन्हीं प्लेन्स का पार्ट जो है ये आउटर प्लेन्स उसी में आते हैं। एंड ये प्लेन्स की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये शिवालिक हिल्स के साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। एंड बहुत सारी स्ट्रीम्स, बहुत सारे नाले जो कि छोटे छोटे हिल्स से छोटी छोटी पहाड़ियों से बहते हैं, जिनको हम लोग खड्ड बोलते हैं, वो इन प्लेन से बहती हैं। अभी रिसेंटली जम्मू में फ्लड्स आए थे, ठीक है, आप सबको पता होगा। तो वो फ्लड जब जम्मू में आया था तो ये जितने भी खड्ड थे जिनमें नॉर्मली आपको पानी नहीं देखने को मिलता है, बट जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो वो सारे खड्ड भर गए। तो वो खड्ड बेसिकली यही है, इन्हीं खड्ड से फिर वो पानी जो है वो प्लेन्स में जाता है, ठीक है। अब आउटर प्लेन्स की बात करें तो ये जो प्लेन्स हैं आउटर प्लेन्स, इनका जो एल्टीट्यूड है वो 325 से लेके 350 मीटर्स तक है। एंड इनमें मेन फीचर क्या होता है कि ये जो प्लेन्स हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। एंड फार्मिंग जो है, खेती बाड़ी जो है जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा इन्हीं प्लेन्स में होती है। वीट एंड राइस, वीट की फार्मिंग भी होती है, राइस की फार्मिंग भी होती है। इनफैक्ट जो आरएसपुरा वाला रीजन है वो अपने बासमती के लिए, बासमती 370 के लिए जो है पूरी दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड क्लास है। और जम्मू में अगर आपको कभी मौका मिले तो आप आरएसपुरा वाली साइड जाओ और आप वहाँ पे देखोगे कि बड़े बड़े खेत आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो फार्मिंग जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है जो जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी में आता है, वो आता है शिवालिक्स, ठीक है। वो आता है आपका क्या, शिवालिक्स। अब आउटर प्लेन्स की बात करें तो आउटर प्लेन, देखो आउटर प्लेन्स जहाँ पे एंड होते हैं, आउटर प्लेन्स के ऊपर अगर हम देखें तो आउटर प्लेन्स के ऊपर जो है एक और एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। जो शिवालिक हिल्स हैं, शिवालिक हिल्स और आउटर प्लेन्स के बीच में एक एरिया देखने को मिलता है। ये वो एरिया है जो कि चिनाब रिवर और रावी रिवर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये जो एरिया है जिसमें थोड़ी सी स्लोप देखने को मिलती है, थोड़ा सा स्लोप वाला एरिया है ये। इस रीजन को जो कि प्लेन्स और शिवालिक्स के बीच में देखने को मिलता है, इसको हम लोग कंडी रीजन बोलते हैं जम्मू कश्मीर का। ये वो रीज़न होता है जहाँ की यहाँ की जो मिट्टी है वो उतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं होती है फार्मिंग के लिए, ठीक है। जम्मू के बहुत सारे रीजन्स कंडी रीजन में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ हिली रीजन्स है, जैसे मांडा की बात करें, मांडा का रीजन हो गया, तो जो भी स्लोप वाले एरियाज़ हैं जम्मू कश्मीर में, या अम्फला वाला रीजन हो गया, या अम्फला के आगे जानीपुर या बनतलाब वाला रीजन हो गया, ये सब रीजन्स जो हैं किस में आते हैं, कंडी रीजन में आते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कंडी रीजन और प्लेन्स एंड हो जाते हैं वहाँ पे शुरुआत होती है फिर शिवालिक्स की, ठीक है। तो आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में जो है कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो माउंटेन्स बहुत यंग है, मतलब अभी रिसेंटली वो माउंटेन्स बने हैं, इनको हम लोग शिवालिक हिल्स बोलते हैं। आप सबको एक चीज़ पता होगी कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनको 3 पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। सबसे पहले आते हैं में आता है ग्रेट हिमालयस, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़, उसके बाद आते हैं मिडल हिमालयाज़, फिर आते हैं शिवालिक्स। अब शिवालिक्स की बात करें तो ये सबसे छोटे होते हैं। तो जम्मू के भी अगर आप जम्मू के नॉर्थ में नगरोटा वाली साइड चले जाओ तो आपको छोटे छोटे हिल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे हिल्स आपको देखने को मिलते हैं नगरोटा वाली साइड, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक्स बोलते हैं। शिवालिक्स की बात करें तो शिवालिक्स की जो विड्थ है, चौड़ाई है, कितने चौड़े हैं ये, 20 से 50 किलोमीटर चौड़े हैं। और सी लेवल, दैट इज़ इनकी जो हाइट है वो 600 to 1200 मीटर है। दैट इज़ ये जो पहाड़ है ये दे आर हिल्स, डेफिनेटली दे आर हिल्स, पहाड़ हैं ये, लेकिन ये पहाड़ उतने ज़्यादा ऊंचे जो है वो उतने ज़्यादा ऊंचे भी नहीं हैं, ठीक है। अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो शिवालिक हिल्स जो है, शिवालिक हिल्स का जो साउथ वाली जो स्लोप है, साउथ डायरेक्शन में जो स्लोप है उनकी, उस स्लोप पे, शिवालिक के स्लोप पे जो है जम्मू शहर बसा हुआ है। और जम्मू शहर की एलिवेशन कितनी है, 366 मीटर है, और ये तवी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट लेक्स जो जम्मू की हैं, एक है मानसर लेक और सुरिनसर लेक, वो शिवालिक माउंटेन्स में ही पाई जाती हैं, ठीक है। साउदर्न स्लोप्स की बात करें शिवालिक हिल्स की, तो शिवालिक हिल्स की जो साउदर्न स्लोप्स हैं जो कि प्लेन्स के ऊपर पाई जाती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बोला था, जो कि रावी और चिनाब रिवर्स के बीच में पाई जाती हैं, जिनमें थोड़ी सी स्लोप होती है, उनको हम लोग कंडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। और शिवालिक हिल्स की बात करें तो शिवालिक हिल्स जो होते हैं ना, शिवालिक हिल्स के बीच में बहुत सारी वैलीज़, लंबी वैलीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं, जिनको हम लोग दून्स बोलते हैं, ठीक है। दून्स बोलते हैं, जैसे आपने देहरादून नाम सुना होगा, ठीक है। तो देहरादून बेसिकली क्या है, आप समझ लो 2 शिवालिक हिल्स हैं
उनके बीच में वो एक वैली जो है वो पाई जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दून्स है, जैसे बशोली है जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है, तो वो एक दून है, मतलब वो दो हिल्स के बीच में बसा हुआ है। सिमिलरली रामकोट है, सुंदरबनी है, उधमपुर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफिकली कि बताओ दून्स कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में, तो बशोली, रामकोट, सुंदरबनी एंड उधमपुर ये दून्स में आते हैं। इसके बाद आता है मिडल हिमालयाज़। ठीक है, मिडल हिमालयाज़, जब आपने इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पहले ग्रेटर हिमालयाज़ आते हैं, फिर मिडल हिमालयाज़। अब शिवालिक्स के ऊपर फिर आते हैं मिडल हिमालयाज़। मिडल हिमालयाज़ का दूसरा नाम है लेसर हिमालयाज़। तो मिडल हिमालयाज़ कहाँ पे लोकेटेड है भाई, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मिडल हिमालयाज़ जो हैं ये ईस्ट में अगर हम देखें तो ईस्ट में जो रावी रिवर है, ठीक है, और वेस्ट में जो पुंछ है, तो रावी रिवर और पुंछ के बीच में, और पुंछ से ये मुजफ्फराबाद तक जाते हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसके बीच में लोकेटेड है ये मिडल हिमालयाज़। एवरेज हाइट की बात करें तो 1820 टू 2240 मीटर्स, दैट इज़ जो एलिवेशन है वो ज़्यादा है, तो और ऊंचे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। मिडल हिमालयाज़ की बात करें तो इनकी जो विड्थ है वो 10 से 60 किलोमीटर है। अब मिडल हिमालयाज़ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर आपको पता होना चाहिए कि मिडल हिमालयाज़ में देवदार, ठीक है, जिसको सेड्रस बोलते हैं इंग्लिश में, पाइन, चीर का पेड़ जिसको बोलते हैं, एंड फर, इसके पेड़ जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में बहती हैं, जैसे तावी रिवर है या बसंतर रिवर है या उज रिवर है, इनका ओरिजिन मिडल हिमालयाज़ से ही होता है। एंड जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, जो जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है, वो इन्हीं माउंटेन्स के थ्रू जो है वो बनाया गया है। एंड वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो मिडल हिमालयाज़ में ही सिचुएटेड है, त्रिकुटा हिल्स में। तो वैष्णो देवी जो है वो इसी में मिडल हिमालयाज़ में ही आता है, ठीक है। एंड इस पार्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर का ये जो पार्ट है, यहाँ के जो लोग हैं मैक्सिमम वो या तो जंगल पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। जंगल से वो लकड़ी लाते हैं, इकट्ठी करके लकड़ी जलाते हैं, उसको एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो है जंगल से उनको फॉडर मिलता है अपने जानवरों के लिए, और बहुत सारा फूड प्रोडक्ट्स भी उनको जंगल से मिलता है, जानवरों को पालते हैं। और टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस जैसे पत्नी टॉप है या नथा टॉप है, वो इसी मिडल हिमालयाज़ में जो है वो सिचुएटेड है। इसके बाद बात करते हैं वैली ऑफ कश्मीर की। तो 3 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात की हमने, आउटर प्लेन्स की बात कर ली, शिवालिक्स की बात कर ली, मिडल हिमालयाज़ की बात कर ली। अब बात करते हैं वैली ऑफ कश्मीर की। तो कश्मीर क्या है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर क्या है, एक वैली है। वैली का मतलब क्या होता है, एक वादी है। और इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है एक बोल के जैसी है, एक कटोरे के जैसी है, और इसके चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ हैं। एंड ये जो पहाड़ हैं जो इसको चारों तरफ से सराउंड करते हैं, इनकी जो एलिवेशन है वो 2770 मीटर से लेके 5550 मीटर्स है। साउथ में अगर हम बात करें तो साउथ में एक बनिहाल पास है जिसके थ्रू आप वैली से बाहर आ सकते हो, ठीक है। एंड पानी जो है वो कश्मीर वैली से बाहर आता है बारामूला में। बारामूला में आप समझ लो कि एक गॉर्ज है, एक नाला है, उसके थ्रू जो है पानी, झेलम रिवर जो है वो कश्मीर वैली से बाहर आता है। रिवर झेलम की बात करें तो रिवर झेलम जो है इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज पाई जाती हैं, जैसे कि विशव रिवर है, लिदर रिवर है, एरिन मधुमती है। तो ये इस वैली का मेन रिवर सिस्टम बनाता है, जिसको हम लोग झेलम रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैली की बात करें तो 130 किलोमीटर लंबी है और 40 किलोमीटर चौड़ी है। और कश्मीर की वैली को भी हमने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं झेलम वैली फ्लोर की। तो अगर हम झेलम वैली फ्लोर की बात करें तो झेलम वैली फ्लोर कहाँ पे सिचुएटेड है? झेलम वैली फ्लोर सिचुएटेड है अनंतनाग और बारामूला के बीच में। साउथ ईस्ट में अनंतनाग और नॉर्थ वेस्ट में बारामूला, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में बसा हुआ है झेलम वैली फ्लोर। झेलम वैली फ्लोर की बात करें तो झेलम नदी ने जो डिपॉजिट्स लाए हैं, जो मिट्टी लाई है, उनकी डिपॉजिशन से ये रीजन बनता है। एंड बिकॉज यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, दैट इज़ वाई राइस की कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है, बहुत पॉपुलर है। फिर बात करते हैं कारेवास की। अब अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको कारेवास के बारे में बोला था कि मैं आपको कारेवास के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा। एंड कारेवास के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी थी कि जो सैफरन है उसकी कल्टीवेशन कारेवास में होती है। अब कारेवास की बात करें तो कारेवास क्या है भाई? कारेवास को लोकल लैंग्वेज में वुडार्स भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, आप समझ लो कि एक ऐसा लैंड फॉर्म है जिसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है, ठीक है। और ये झेलम फ्लड प्लेन, दैट इज़ जो झेलम के किनारे पे जो प्लेन्स पाए जाते हैं उसके ऊपर पाया जाता है ये। और ये वुडार जो है झेलम रिवर के लेफ़्ट किनारे पे जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कारेवास जो हैं यहाँ पे,
मटन वुदार, जैनापुर वुडार, खुशीपुरा वुदार, मुकामा वुदार, ठीक है। एंड जो पामपोर वुदार है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ा वुदार है जो सैफरन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर बात करते हैं साइड वैलीज़ की। तो जो झेलम रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदियां हैं, उन्होंने खुद अपनी छोटी छोटी वैलीज़ बनाई हुई हैं जिनको साइड वैलीज़ बोला जाता है। ये वैलीज़ जो है ये ज़्यादा स्टीप है, इनमें ज़्यादा ज़्यादा एलिवेशन पे हैं। एंड फ्लैट एरियाज़ में अगर हम बात करें तो पैडी ग्रो की जाती है, और जो स्लोप वाला एरिया होता है जिनको कंडी एरिया बोलते हैं, वहाँ पे लोग मैक्सिमम मक्की की फार्मिंग जो है वो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कश्मीर की कुछ साइड वैलीज़, इंपॉर्टेंट साइड वैलीज़, सिंध वैली, दक्सुम वैली, लिद्दर वैली। एंड साइड वैलीज़ में मोस्टली जो गुज्जर्स हैं वो रहते हैं। फिर आता है ग्रेटर हिमालयन सब रीजन। तो कश्मीर के नॉर्थ में जो है ग्रेटर हिमालयाज़ के माउंटेन्स आते हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ जो है इसको इंडस वैली से सेपरेट करते हैं। फिर ग्रेटर हिमालयाज़ की बात करें तो ग्रेटर हिमालयाज़ को लोकल लैंग्वेज में ज़ंस्कर भी बोला जाता है। ज़ंस्कर रेंज की जो एवरेज हाइट है दैट इज़ 5940 मीटर्स। ज़ंस्कर एंड सुरू रिवर्स जो है ये इंडस रिवर में जाते हैं। एंड कुछ सबसे ठंडे एरियाज़ दुनिया के जैसे द्रास एंड रंगदोम जो है वो यहाँ पे इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन की बात करें तो ये एक एरिड एरिया है। एरिड रीजन मतलब जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। एवरेज एल्टीट्यूड 5000 मीटर है। टेबल लैंड है, दैट इज़ जो टॉप है लद्दाख का, माउंटेन के ऊपर एक टॉप है जो कि फ्लैट होता है। कोल्ड डेजर्ट है, रेनफॉल बहुत कम होती है और वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है। रिवर इंडस जो है यहाँ पे बहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लद्दाख रेंज जो है वो राइट किनारा बनाते हैं इस रिवर का, और ज़ांस्कर रेंज इसका लेफ्ट किनारा बनाता है इंडस रिवर का। लेह जो है वो 3505 मीटर के एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, राइट किनारे पे। दुनिया का दूसरा सबसे जो ऊंचा पीक है K2 पीक, वो काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है। सियाचिन, बाल्तोरो, हिस्पार जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो ज्योग्राफी में अभी हमने फ़िज़िकल ज्योग्राफी की बात कर ली। तो फ़िज़िकल ज्योग्राफी में हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में ग्रेटर यू विल फाइंड आउटर प्लेन्स इन जम्मू, कठुआ एंड सांबा। देन देयर इज़ कंडी रीजन, उसके बाद शिवालिक हिल्स हैं। देन देयर आर मिडिल हिमालयाज़, उसके बाद देयर इज़ कश्मीर वैली, देन देयर आर ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है। तो इस तरीके से फिज़िकली अब हम ये चीज़ समझ चुके हैं अबाउट जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अब सबसे पहले आपको क्लाइमेट को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्लाइमेट होता क्या है। तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है भाई? तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे 30 सालों तक जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब एटमॉस्फेयर की कंडीशंस की जब हम बात करें तो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस में आई एम टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पिछले 30 सालों से एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है, या पिछले 30 सालों से एवरेज जो रेनफॉल है वो कितनी रही है, या प्रेशर कितना रहा है। तो उसकी बेसिस पे हम बताते हैं कि एक एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ के सेंटर में जो सर्कल पाया जाता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर एंड इक्वेटर के नीचे वाला जो रीजन है 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो एरिया है उसको सब ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। एंड जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है उस पर माउंटेन्स जो हैं, जो पहाड़ हैं, उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बिकॉज जम्मू कश्मीर में क्या है कि जम्मू कश्मीर में माउंटेन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर बर्फ़ जो है वो साल भर लदी रहती है। तो दैट इज़ वाई जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो इंडिया के क्लाइमेट से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। जो स्पेशली जो जम्मू कश्मीर का जो हिली एरिया है, जो माउंटेनियस एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट टोटली डिफरेंट है। कश्मीर का जो क्लाइमेट है, यू कैन नॉट कंपेयर क्लाइमेट ऑफ कश्मीर विद दैट ऑफ दिल्ली और मुंबई। वो टोटली डिफरेंट क्लाइमेट है और वो टेम्परेट लैटिट्यूड्स यूरोपियन कंट्रीज़ के क्लाइमेट से मिलता जुलता है, ठीक है। एंड दो रीजन्स जो जम्मू के हैं, जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर वैली, दोनों के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो वन बाय वन दोनों के क्लाइमेट्स को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू डिवीज़न के क्लाइमेट की। तो अब जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है।
जैसे मैंने बोला कि जम्मू रीजन में कुछ एरियाज़ हैं जो कि प्लेन एरियाज़ में आते हैं, जैसे जम्मू है, कठुआ है, सांबा है। देन कुछ रीजन्स हैं जो शिवालिक हिल्स वाली रीजन में आते हैं, जहाँ पे जो एलिवेशन है हिल्स की वो उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वाइल देयर आर सम पार्ट्स ऑफ जम्मू, फॉर एग्जांपल पीर पंजाल माउंटेन रेंज में आपका पूंछ एंड रजौरी आता है या चिनाब वैली आती है। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज जम्मू रीजन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है फिजियोग्राफी की, तो दैट इज़ वाई जो क्लाइमेट है वो भी वैरी करता है। फॉर एग्जांपल जो साउदर्न पार्ट्स हैं इस डिवीज़न के, फॉर एग्जांपल जो प्लेन्स हैं जम्मू के या कठुआ के या सांबा के या जो शिवालिक हिल्स हैं, ठीक है, उनका जो क्लाइमेट है वो पंजाब के क्लाइमेट से मिलता जुलता है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल जम्मू की बात करें, जम्मू में की बात करें, उधमपुर की बात करें, कठुआ सांबा की बात करें, तो आपने गर्मियों में ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हॉट समर्स देखी जाती हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और मानसून में क्या होता है, मानसून में यहाँ पे बारिश पड़ती है, ठीक है, तो मानसून सीज़न में बारिश पड़ती है। और विंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, यहाँ पे कूल होती हैं, ठीक है। तो विंटर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो क्या है, वो यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड माउंटेनियस ट्रैक्ट्स की बात करें कि जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, ठीक है, उनका जो क्लाइमेट है, अगर आप चिनाब वैली की बात करें या रियासी की बात करें, तो उनका क्लाइमेट जो है वो कश्मीर वैली से मिलता जुलता है, ठीक है। मूनसून जो विंड्स होती हैं उनका इम्पैक्ट जम्मू रीजन के क्लाइमेट पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब कितनी बारिश पड़ती है, कितना टेम्परेचर होता है, उसकी बेसिस पे रीजन को 3 सीजन्स में बांटा गया है। विंटर कोल्ड वेदर पीरियड नवंबर से लेके फेब तक, ये वो टाइम है जब टेम्परेचर कम होता है। समर हॉट वेदर मार्च से लेके जून का टाइम, गर्मी एक्सट्रीम गर्मी होती है। और फिर बारिश का मौसम रेनी सीज़न जून टू अक्टूबर। इसके बाद अब वन बाय वन अगर हम अलग अलग सीजन्स को स्टडी करें, सबसे पहले बात करते हैं विंटर सीज़न की। विंटर सीज़न की बात करें तो विंटर सीज़न में जम्मू रीजन में सबसे ठंडा जो महीना होता है वो होता है जनवरी का महीना, ठीक है। तो जनवरी के महीने में जो टेम्परेचर है वो सबसे कम होता है। जनवरी के महीने में 2 चीज़ें बहुत कॉमन है, धुंध जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। फेब से क्या होता है कि जैसे ही फेब का महीना स्टार्ट होता है, फेब के महीने से जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और जो एटमॉस्फेयर है, जो मौसम है, वो एकदम से अच्छा हो जाता है, और स्प्रिंग सीज़न की जो शुरुआत है वो हो जाती है जम्मू में। और विंटर सीज़न में क्या होता है, विंटर सीज़न में जो वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, जो वेस्ट साइड से आती है, जिनको टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं, उनकी वजह से जम्मू रीजन में क्या होता है, रेनफॉल होती है, बारिश होती है। इन विंड्स का ओरिजिन मेडिटेरेनियन सी से होता है। फिर बात करते हैं समर सीज़न की। तो मार्च के आगे क्या होता है कि अचानक से जम्मू का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है, और ये जो टेम्परेचर है ये मई और जून के महीने में मैक्सिमम पहुंचता है, कभी कभी 38 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि गर्म हवाएं जो है वो जम्मू में चलती है, जिसको लू बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को बहुत सारी समस्या जो है वो आती है। कभी कभी डस्ट के स्टॉर्म्स भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं रेनी सीज़न की। अगर हम रेनी सीज़न की बात करें तो जून के मिडल के आगे जो है मानसून का अराइवल जम्मू में जो है वो हो जाता है। मानसून में जो बारिश होती है उससे जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जिससे वेदर बहुत गंदा हो जाता है। एवरेज रेनफॉल जो इस सीज़न में होती है वो 65 सेंटीमीटर होती है। फिर कश्मीर वैली के क्लाइमेट की बात करें तो कश्मीर की क्लाइमेट की बात करें तो कश्मीर में कंटिनेंटल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब हिमालयन माउंटेन जो कि वैली को चारों तरफ से कवर करके रखती है, उसकी वजह से जो कश्मीर का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो कश्मीर वैली में सब ट्रॉपिकल से लेके आर्कटिक टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। विंटर्स बहुत लंबी होती हैं, समर्स बहुत शॉर्ट होती हैं, और एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल की बेसिस पे कश्मीर में जो एक साल होता है उसको 4 सीजन्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है विंटर सीज़न, फिर आता है स्प्रिंग सीज़न, फिर आता है समर सीज़न, फिर आता है ऑटम सीज़न। तो वन बाय वन इन सीजन्स की बात करें हम लोग, सबसे पहले आता है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न की बात करें तो सबसे ठंडा सीज़न जो साल का होता है दैट इज़ विंटर सीज़न। नवंबर से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो अचानक से गिरने लग जाता है, और जनवरी के महीने में टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है, कभी कभी तो -डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पहुंचता है। बर्फ़बारी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मैक्सिमम जो बर्फ़बारी होती है वो जनवरी के महीने में होती है। जनवरी जो है वो कश्मीर का सबसे ठंडा महीना होता है, इसको लोकली चिले कलान भी बोला जाता है। चिले कलान क्या होता है कि 40 दिन का टाइम जब कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो देखने को मिलती है। एवरेज स्नोफॉल की बात करें तो 120 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। विंटर प्रेसिपिटेशन जो होती है वो टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होती है।
विंटर में सनशाइन कम होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% रहती है। स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग सीज़न को लोकली सोंत बोलते हैं। मार्च में शुरुआत होती है जब टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लग जाता है और बर्फ़ जो है वो पिघलने लग जाती है। दिन का टेम्परेचर यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है। वैली जो है मैक्सिमम बारिश इस सीज़न में पड़ती है। फिर समर सीज़न की बात करें तो मिडल ऑफ मई से समर सीज़न की शुरुआत हो जाती है। इस सीज़न में टेम्परेचर ऊपर चला जाता है और दिन में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। जुलाई सबसे गर्म महीना होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। फिर ऑटम सीज़न की बात करें तो ऑटम सीज़न मिड सितंबर टू अक्टूबर जो है ये ऑटम सीज़न का टाइम होता है कश्मीर डिवीज़न में। ये सीज़न जो है स्टैटिक सीज़न होता है, यहाँ पे ज़्यादा वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं देखने को मिलती हैं और रेनफॉल भी कम होती है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिर जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इस सीज़न का क्या होता है कि सैफरन में फ्लावरिंग आ जाती है। ऑटम में लोग जो है वो खाना स्टोर इकट्ठा करने में बिजी हो जाते हैं और फ्यूल जो है उसको इकट्ठा करने लग जाते हैं विंटर के लिए। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वैली के सीजन्स। लोकल लैंग्वेज में भी इनको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग सीज़न को लोकल लैंग्वेज में सोंत बोला जाता है, मिड मार्च से लेके मिड मई का टाइम। ठीक है, समर रेतकॉल ग्रीष्म मिड मई टू मिड जुलाई, रेनी वहरत मिड जुलाई टू मिड सितंबर, ऑटम हरुद मिड सितंबर टू मिड नवंबर, विंटर वंदह मिड नवंबर टू मिड जनवरी, आइस कोल्ड शेशुर मिड जनवरी टू मिड मार्च। फिर लद्दाख रीजन के क्लाइमेट की बात करें तो लद्दाख के क्लाइमेट की बात करें तो लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा होता है, बहुत ड्राई क्लाइमेट होता है, सूखा क्लाइमेट होता है। विंटर का टेम्परेचर बहुत कम होता है जो कि कभी कभी 40 डिग्री से नीचे जाता है। द्रास जो है वो सबसे ठंडी जगह है दुनिया की एंड जुलाई में जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 9 महीने साल के सितंबर से लेके मई तक जो है रात का टेम्परेचर माइनस में रहता है। जनवरी 1986 में सबसे ठंडा टेम्परेचर -48 का रिकॉर्ड किया गया था द्रास में। लद्दाख के जो स्काईज़ हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं और एवरेज रेनफॉल बहुत कम होती है, 20 सेंटीमीटर पर ईयर। मोस्टली जो प्रेसिपिटेशन है वो जनवरी मार्च और अगस्त के महीने में रिसीव की जाती है। हर विंटर को जो है स्नोफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सन बर्न्स यहाँ पे बहुत कॉमन है बिकॉज एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत हल्का है एंड ब्रेथलेसनेस भी जो है वो आप फील कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने फिजियोग्राफी की बात कर ली। ठीक है, फिजियोग्राफी हमने पढ़ ली, तो हमने फिजियोग्राफी की बात कर ली। अब हम ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की सॉइल्स के बारे में कि किस किस टाइप की मिट्टी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सॉइल जो है वो क्या होती है। तो ऐसा मटेरियल, ठीक है, जो अनकंसोलिडेटेड है, दैट इज़ जिसमें हम लोग ये चीज़ का पता नहीं लगा सकते कि इस मटेरियल में क्या है, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर पाया जाता है, जिस पे पैरेंट मटेरियल का इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, रिलीफ दैट इज़ एलिवेशन का इफेक्ट पड़ता है और फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स का इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉइल। तो बेसिकली जो क्रस्ट होता है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मेनली 3 टाइप्स की सॉइल देखने को मिलती हैं। सबसे पहली आती है हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, फिर आती है एलुवियल सॉइल, फिर आती है कारेवा सॉइल। सबसे पहले बात करते हैं हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स के बारे में। अगर हम हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स की बात करें तो ये जो सॉइल्स होती हैं जिनको हम लोग हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स बोलते हैं, ये सॉइल्स होती हैं शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है कि ये सॉइल्स जो है बहुत तंग सॉइल्स होती हैं। दैट इज़ अगर आप थोड़ा सा इनको खोदोगे तो कुछ टाइम के कुछ खुदाई करने के नीचे ही आपको पत्थर मिलेंगे, तो इनकी डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये सॉइल्स एसिडिक होती हैं, दैट इज़ इनकी एसिडिटी 7 से कम होती है और पोटैश, फॉस्फोरस एंड लाइम, ये 3 न्यूट्रिएंट्स की इनमें कमी होती है एंड सॉइल इरोजन के चांसेस भी इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दैट इज़ टॉप सॉइल का लॉस बहुत ज़्यादा कॉमनली यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जितने भी माउंटेनियस एरियाज़ है, जो भी पहाड़ी एरियाज़ है जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे ये टाइप की सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। इन सॉइल्स में स्लोप एंड एल्टीट्यूड की बेसिस पे जो ह्यूमस का कंटेंट है वो वैरी करता है एंड मेनली मेज़, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड फॉडर जो है उनकी कल्टीवेशन यहाँ पे की जाती है। कश्मीर वैली में क्या होता है कि जो एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं या पियर या वॉलनट के ऑर्चर्ड्स जो हैं वो इस टाइप की सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। फिर दूसरे टाइप की सॉइल जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है दैट इज़ एलुवियल सॉइल, जो कि नदियों ने डिपॉजिट, नदियों के किनारे पे जो जिस टाइप की मिट्टी पाई जाती है जिसको नदियों ने डिपॉजिट किया हुआ है, दैट इज़ एलुवियल सॉइल। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब फ्लड्स आते हैं, जब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये जो मिट्टी है इसको डिपॉजिट किया जाता है एंड ये सॉइल सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। दैट इज़ सबसे ज़्यादा जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है जम्मू कश्मीर में, वो इसी टाइप की मिट्टी में देखने को मिलती है।
ठीक है। ये सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर वैली का जो साउदर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा जो चिनाब वैली है उसका भी कुछ पार्ट है जहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल्स को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, ओल्ड एलुवियम में और न्यू एलुवियम में। ओल्ड एलुवियम की बात करें तो ओल्ड एलुवियम को भांगर बोलते हैं। तो अगेन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भांगर किसको बोलते हैं? तो ओल्ड एलुवियम को भांगर बोलते हैं, जो कि नदी का जो किनारा है उसके ऊपर पाई जाती है। एंड वैलीज़ में जो है वो उनके ऊपर कारेवास पाए जाते हैं। और न्यू एलुवियम की बात करें तो न्यू एलुवियम को बोलते हैं खादर, ठीक है। और खादर जो है ये माउंटेन रिवर्स के डेल्टाज में पाई जाती है। न्यू एलुवियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी जो है वो न्यू एलुवियम की होती है। अब एलुवियल सॉइल्स में जो उपजाऊपन है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई एक साल में 2 से 3 फसलें ग्रो की जा सकती हैं अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। कश्मीर वैली में पैडी की कल्टीवेशन यहाँ पे होती है। जम्मू रीजन में वीट, ग्राम, पैडी और मस्टर्ड जो है उसको ग्रो किया जाता है यहाँ पे, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं कारेवल सॉइल्स की। कारेवा सॉइल्स की बात करें तो कारेवा सॉइल्स क्या है, ठीक है। ये झेलम नदी के किनारे पे ये सॉइल्स पाई जाती हैं जो कि लैकेस्ट्रीन डिपॉजिट्स हैं। लेक्स जो हैं लेक के डिपॉजिट से जो सॉइल्स बनती हैं दे आर कॉल्ड एज कारेवा सॉइल्स, ठीक है। तो कारेवा सॉइल्स एक मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर होता है जो कि कश्मीर वैली में और किश्तवाड़ में पाए जाते हैं। अब कश्मीर के कुछ पॉपुलर कारेवास की बात करें, पामपोर, मटन, त्राल, अवंतीपोरा, लिथपोरा, कुलगाम, शोपियान, काजीगुंड, टंगमर्ग, गुलमर्ग, बारामूला एंड बडगाम। कारेवा सॉइल्स की बात करें तो कुछ कैश क्रॉप्स हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स एंड पियर्स की कल्टीवेशन यहाँ पे की जाती है। कश्मीरी फार्मर्स जो हैं अपने लोकल एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी जो है सॉइल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और लोकली भी सॉइल्स को जो है अलग अलग नामों से जो है कश्मीर में जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइप की सॉइल होती है जिसको ग्रुट बोलते हैं, ठीक है। ग्रुट बोलते हैं। ग्रुट बेसिकली कौन सी सॉइल होती है? ग्रुट सॉइल होती है क्लेई सॉइल। ये वो सॉइल होती है जो क्ले, जिसमें क्ले जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा घनी होती है। तो घनी जो मिट्टी होती वाली सॉइल होती है उसको ग्रुट सॉइल बोलते हैं। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इस सॉइल में अगर आप पानी डालोगे तो बहुत ज़्यादा पानी जो है इस सॉइल में जमा होता है, ठीक है। एंड ये जो सॉइल है ये पैडी कल्टीवेशन के लिए, धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। फिर आती है बेहिल, जिसको लोमी सॉइल बोलते हैं। ये वो सॉइल होती है जो उतनी ज़्यादा जिसमें जो है मिट्टी जो है वो उतनी ज़्यादा घनी नहीं होती है, थोड़ी सी लूज़ होती है, ठीक है। पैडी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। लेकिन कभी कभी जो है पैडी की कल्टीवेशन अगर आप करोगे तो कभी कभी पैडी में एक बीमारी देखने को मिलती है जिसको राई ऑफ पैडी बोलते हैं। फिर आता है सेकिल नाम से पता चलता है सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी। तो जहाँ पे रेत ज़्यादा देखने को मिलती है जिस मिट्टी में, दैट इज़ सैंडी सॉइल, ठीक है। कारेवास के लोअर एजेस में ये सॉइल देखने को मिलती है। एंड अगेन अगर इरिगेशन अच्छी होगी तो पैडी की कल्टीवेशन हो सकती है। डजन लैंड सैंडी सिल्ट की बात करें तो जो दलदल वाला एरिया है वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। अगर मिट्टी में जो पानी है अगर एक जगह पे इकट्ठा मतलब कुछ टाइम तक ऐसे ही रह गया तो वो रेड हो जाता है कलर में। अगर प्रॉपरली इरिगेट करोगे तो पैडी की यील्ड अच्छी खासी देगा, ठीक है। फिर है नंबल, पीटी सॉइल। नंबल की बात करें तो पीटी सॉइल है जो कि झेलम रिवर के किनारे पे पाई जाती है, वुलर एंड अंचार लेक के पास, ठीक है। तो नंबल सॉइल जो है पैडी के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन रेपसीड, मस्टर्ड, मेज एंड फॉडर ग्रो किए जाते हैं। टंड सॉइल, माउंटेनियस सॉइल जो कि माउंटेन्स के स्लोप्स पे पाई जाती हैं, ठीक है, जंगलों को काट के जो मिट्टी हमको मिलती है। जबल ज़मीन, अल्कलाइन सॉइल, अगर एक मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आप लोग तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है और वो अल्कलाइन हो जाती है, उस सॉइल को जबल ज़मीन बोलते हैं। खर ज़मीन, कभी कभी फर्टाइल लैंड के बीच में एसिडिक सॉइल के कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं जिसको खर ज़मीन बोला जाता है, ठीक है। देन लद्दाख यूटी की सॉइल्स की बात करें तो लद्दाख सॉइल्स की लद्दाख में भी बहुत सारी सॉइल्स पाई जाती हैं। इन सॉइल्स में डेफिशिएंसी होती है ह्यूमस की, लेकिन पोटेशियम, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट की में ये रिच होती हैं। एंड एग्रीकल्चरल रिटर्न बढ़िया देते हैं अगर इरिगेशन वाटर अवेलेबल है। रिवर टेरेसेस जो इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज़ के हैं वहाँ पे सॉइल्स एलुवियल होती है नेचर में। एंड वेजिटेबल्स, ग्राम, वीट, स्मॉल मिलेट्स, पल्सेस, एप्रिकॉट्स एंड ऑर्चिड्स की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। अब सॉइल्स में क्या होता है कि सॉइल्स में एक मेजर समस्या हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो होती है कि मिट्टी जो होती है ना भाई, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में जहाँ पे सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मिट्टी को कैसे बचा सकते हो? तो एक बहुत बड़ी मेजर समस्या जो मिट्टी में देखने को मिलती है वो है सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन से क्या होता है कि
इसका जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ उस रीजन में नहीं होता जहाँ पे मिट्टी रिमूव हो गई है, बल्कि उस इन्वायरमेंट में भी इफ़ेक्ट पड़ता है जहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर में सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सॉइल इरोजन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाएं, एफॉरेस्टेशन को फोकस करें, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ठीक नहीं है, क्रॉपिंग पैटर्न सस्टेनेबल होनी चाहिए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का यूज़ करो, और पॉपुलेशन का जो प्रेशर है उसको कम करो। ठीक है, एरेबल एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर पॉपुलेशन जो है उनको घर बनाने नहीं दो। अब अगेन जियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, रिवर्स एंड लेक्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे जम्मू कश्मीर के मेजर रिवर्स, मेजर नदियाँ कौन कौन सी हैं, मेजर लेक्स कौन कौन से हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मेनली तीन बड़े रिवर्स बहते हैं, इंडस रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, और भी बहुत सारे रिवर्स। ठीक है, इंडस एंड चिनाब रिवर्स की बात करें तो इंडस रिवर और चिनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो ग्रेटर हिमालयाज़ के नॉर्थ में होता है, और झेलम का जो ओरिजिन है वो पीर पंजाल रेंज में जो वेरीनाग स्प्रिंग है वहाँ से होता है। एंड जम्मू कश्मीर में आपको बहुत सारी लेक्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे वुलर लेक है, डल लेक है, अंचार लेक है, और मनसबल लेक है। अब हम वन बाय वन जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद इंडस रिवर। तो हमारी सबसे पहली जो रिवर है, सबसे पहली जो नदी है, दैट इज़ इंडस रिवर, जिसको सिंध नदी भी बोला जाता है। ठीक है, इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो एक बहुत पॉपुलर लेक है मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक जो है, मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है तिब्बत में, दैट इज़ सेंगे खम्बल ग्लेशियर। वो जो सेंगे खम्बल ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। उसके बाद ये जो रिवर है ये लद्दाख की यूटी में एंटर करता है। ठीक है, और लद्दाख की यूटी में एंटर करके ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहता है, लद्दाख और जंस्कर माउंटेन रेंजेस के बीच में। उसके बाद ये जो रिवर है ये एंटर करता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, एंड देन ये जो रिवर है ये एंटर हो जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, इंडस की बात करें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा रिवर है। टोटल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर जो है वो इंडिया में बहती है। एंड कुछ सहायक नदियाँ जो इसकी हैं उसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज आती हैं। टोटल ड्रेनेज एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जिसको ये ड्रेन करता है, जिसमें ये बहता है, दैट इज़ 11,78,440 स्क्वायर किलोमीटर। एंड फाइनली ये पाकिस्तान में जाता है और कराची में अरेबियन सी में जो है वो ये मिल जाता है। कश्मीर वैली में इंडस रिवर को दरियाए सिंध के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब इंडस की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई इंडस का सोर्स कहाँ पे है? तो इंडस का सोर्स है सेंगे खम्ब तिब्बत में। माउथ दैट इज़ ये अपने आप को खाली कहाँ करता है? अरेबियन सी में। टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। और किन कंट्रीज़ में बहता है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 93% बहता है, इंडिया में 5%, चाइना में 2%। ठीक है, अब बात करते हैं झेलम की। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर जम्मू कश्मीर का झेलम। झेलम जिसको वितस्ता भी बोला जाता है, या कश्मीरी जिसको वेट बोलते हैं। झेलम की बात करें तो कश्मीर वैली का एक मेन रिवर है, कश्मीर वैली की जो मेन नदी है दैट इज़ झेलम। एंड श्रीनगर, सोपोर और बारामूला के जो शहर हैं वो इस नदी के किनारों पे जो है वो सिचुएटेड हैं। सोर्स क्या है इस रिवर का? इस रिवर का सोर्स है वेरीनाग स्प्रिंग, जो कि एक फेमस वेरीनाग स्प्रिंग है, चश्मा है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और अपने जो 9 ब्रिजेज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लंबाई की बात करें तो टोटल लेंथ इस रिवर की है 725 किलोमीटर, जिसमें से कश्मीर वैली में 215 किलोमीटर ये बहती है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट झेलम: सोर्स वेरीनाग स्प्रिंग, माउथ चिनाब रिवर, टोटल लेंथ 725 किलोमीटर, बेसिन कंट्रीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। झेलम रिवर की बात करें तो खनबल से लेके खदनियार तक, ठीक है, खनबल से लेके खदनियार तक का जो 170 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें जो है ये नेविगेबल है, उसमें इसको आप पार कर सकते हो। एंड पूरे ये जो नदी है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ को रिसीव करती है ये। फॉर एग्जांपल राइट किनारे पे जो है ब्रिंगल, लिदर, सिंध नाला, एरिन, मधुमती एंड पोहरू इससे मिलता है। और लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में जो है विशव, रामबियारा, दूधंगरा, दूधगंगा एंड सूखनाग मिलती है। अनंतनाग के थ्रू जब ये बहती है पुलवामा एंड श्रीनगर के थ्रू, तो रिवर झेलम जो है अल्टीमेटली जाती है वुलर लेक में, और वुलर लेक को जो है इसका डेल्टा भी बोला जाता है। एंड उसके बाद ये जाती है बारामूला एंड उरी में,
एंड उरी के थ्रू जो है ये पाकिस्तान में जाती है। तो रिवर झेलम की बात करें तो इसका एंशंट नेम है वितस्ता, जो कि अभी ट्रांसफॉर्म हो गया है व्यट में। ग्रीक लैंग्वेज में इसको हाइडास्पिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से झेलम की हमने बात कर ली। झेलम के बाद बात करते हैं चिनाब की। तो एक और इम्पॉर्टेंट रिवर जम्मू कश्मीर का, तो बारालाचा पास जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है मिडल हिमालयाज़ में। एक्चुअली दो स्ट्रीम्स हैं, दो झरने हैं, एक चंद्रा एंड भागा, जो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होते हैं 4900 मीटर की एलिवेशन पे टंडी के पास, और वो दो स्ट्रीम्स मिला के बनाते हैं चंद्रभागा। चंद्रभागा जो है ये हिमाचल के चंबा के थ्रू बहती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में पाडर में एंटर करती है, और पाडर के आगे जो है इसका नाम चिनाब पड़ता है। तो चिनाब की बात करें तो सोर्स क्या है भाई, बारालाचा पास, टोटल लेंथ 1180 किलोमीटर, और किस किस कंट्री में बहती है, इंडिया और पाकिस्तान में। चिनाब की बात करें तो एक ऐसा रिवर है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये पहाड़ी माउंटेन्स के थ्रू बहती है अखनूर तक। 1180 किलोमीटर लंबा ये रिवर है और जम्मू कश्मीर में 26,755 स्क्वायर किलोमीटर ये बहता है। फिर बात करते हैं, फाइनली ये पाकिस्तान में जाता है और इंडस सिस्टम को एंटर करता है। सलाल, दुलहस्ती और बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है वो इसके ऊपर बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं किशन गंगा की। तो किशन गंगा की बात करें तो ये झेलम रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसके दो नाम हैं, या तो इसको किशन गंगा के नाम से जानते हैं या तो नेलम रिवर के नाम से। इसका जो ओरिजिन है वो किशनसर लेक में होता है और विद टाइम इसका जो नाम है वो चेंज होकर किशन गंगा हो गया है। तिलेल, बुरजागल, गुरेज और उसके सराउंडिंग रीजन के थ्रू ये बहती है एंड ये झेलम में मर्ज होती है सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद के पास। फिर बात करते हैं तावी की। तावी की बात करें तो तावी रिवर को सूर्यपुत्री भी बोला जाता है एंशिएंट टेक्स्ट में, और एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। इंपॉर्टेंट रिवर है जम्मू रीजन में। और कैलाश कुंड जो एक स्प्रिंग है भदरवा टाउन के सोएज हिल्स में, वहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। तावी रिवर जो है वो जम्मू शहर को दो पार्ट्स में बांटती है, ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी। तावी रिवर फाइनली चिनाब रिवर से मिलती है पाकिस्तान में। रावी रिवर की बात करें तो कुल्लू के जो हिल्स हैं उनके पास रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है एंड ये हिमालयाज़ को बशोली में जो है लीव करती है और कठुआ के पास जो है माधोपुर में ये बहती है, जहाँ पे ये पंजाब के प्लेन्स में एंटर करती है। फिर कुछ और रिवर्स की बात करें तो एक रिवर हमारे पास आता है ज़ांस्कर रिवर, जो कि इंडस रिवर की एक नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है। दो मेन ब्रांचेस हैं, पहला है डोडा जो ओरिजिनेट करता है पेंसीला के पास और ये फ्लो करता है मेन ज़ांस्कर वैली में, और दूसरी ब्रांच जो दो मेन ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं केगोग रिवर एंड सराप रिवर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है शोक रिवर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में बहता है। शोक रिवर एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जो कि लद्दाख के थ्रू बहती है और नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान में 550 किलोमीटर तक ओरिजिनेट करती है रिमो ग्लेशियर से, जो कि सियाचिन ग्लेशियर की एक टंग है। रिवर जहाँ पे नुब्रा रिवर के साथ मिलती है वहाँ पे ये थोड़ी चौड़ी हो जाती है। उज रिवर एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है, रावी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जिसका सोर्स कैलाश माउंटेन्स में होता है, भदरवा माउंटेन्स में 14,100 फीट की एलिवेशन पे। 100 किलोमीटर बहने के बाद ये रावी को नता काटोद पाकिस्तान में एंटर करती है, मिलती है। ठीक है भाई। फिर डोडा रिवर, डोडा का ओरिजिन कहाँ से होता है, द्रंगद्रुंग ग्लेशियर से, पेंसीला एंड ये लद्दाख के थ्रू बहती है। रिवर पादुम वैली में बहती है और ज्वाइन करती है सराप रिवर के साथ। ठीक है। फिर द्रास रिवर ट्रिब्यूटरी है सुरू रिवर की, मचोई ग्लेशियर जोजिला पास के पास ओरिजिनेट होती है। देन देयर इज़ नुब्रा रिवर। तो नुब्रा रिवर की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी है शोक रिवर की और लद्दाख में बहती है, सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। अब कुछ लेक्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ लेक्स हैं जो ग्लेशियर हैं ओरिजिन में, जिनका ओरिजिन ग्लेशियर से हुआ है। तो उनमें से वन बाय वन लेक्स की बात करते हैं। सबसे पहली लेक आती है वुलर लेक। तो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। झेलम रिवर जो है अपना डेल्टा बनाता है वुलर लेक में। वुलर लेक बांडीपोर और सोपोर के बीच में है, श्रीनगर से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। लेक के सेंटर में जो है एक छोटा सा आइलैंड है जिसको ज़ेना लेंग बोलते हैं, जो कि सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने बनाया था। अगेन हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा था। उसके बाद वुलर लेक की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जिसमें बात की जाती है कि कश्मीर वैली एक टाइम पे एक बहुत बड़ा लेक था, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है। 60% जो टोटल फ़िश प्रोडक्शन है जम्मू कश्मीर में वो वुलर लेक में होती है। फिर आता है डल लेक। डल लेक एक बहुत ही सुंदर लेक है श्रीनगर में, और सर वॉल्टर लॉरेंस ने इसको बोला था लेक पार एक्सेलेंस। मुगल गार्डन्स इसके अराउंड सिचुएटेड हैं। लेक 115 स्क्वायर किलोमीटर था 16th सेंचुरी में, अभी इसका एरिया कम होकर 16 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। ठीक है। डल लेक की बात करें तो इसको
4 पार्ट्स में बांटा जाता है, गगरीबल, लोकुटडल, बौटडल एंड निगीन में। और 2 आइलैंड्स हैं, सोनालंक एंड रोपालंक, जो मुगल्स ने बनाए थे, वो इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। फ्लोटिंग गार्डन्स जो है इस लेक में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ जो है वो ग्रो की जाती हैं। फिर निगीन की बात करें तो निगीन जो है ये डल लेक में लोकेटेड है, श्रीनगर में। दोनों लेक्स जो है एक छोटा सा वाटर चैनल इनको कनेक्ट करता है, अपनी सुंदरता के लिए और हाउस बोट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है श्रीनगर की। फिर आंचार लेक की बात करें तो ये एक दलदल वाला एरिया है, सिंध नाला एंटर करता है इस लेक में एक साइड से और दूसरे साइड से निकलता है। फेमस टाउनशिप है इसके नॉर्थ वेस्ट बैंक पे। मनसबल की बात करें तो 29 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है श्रीनगर से, वुलर लेक की डायरेक्शन में। इसको ये झेलम रिवर से कनेक्टेड रहता है एक कैनाल के थ्रू सुंबल के पास। एक बहुत ही सुंदर लेक है और टूरिस्ट स्पॉट है। फिर बात करते हैं मानसर लेक की। तो मानसर लेक जो है 62 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जम्मू से। पॉपुलर पिकनिक डेस्टिनेशन है, बहुत पवित्र जगह इसको माना जाता है। इसके ईस्टर्न किनारे पे शेषनाग की श्राइन है। सुरिनसर लेक जो है ये जम्मू के नॉर्थ ईस्ट में है, 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। फ्रेश वाटर वार्म मोनोमिक्टिक लेक है विद अ रिवर डैमिंग ओरिजिन। हॉकरसर की बात करें तो ये वेटलैंड 16 किलोमीटर है श्रीनगर से, श्रीनगर बारामूला रोड पे। परमानेंट है, रिलेटिवली शैलो वाटर बॉडी है। विलो ट्रीज जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंस में ग्रो किए जाते हैं। कौसरनाग या विष्णुपद एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो कि पीर पंजाल रेंज में है, एट द हाइट ऑफ 13,124 फीट सी लेवल के ऊपर। स्ट्रीम जो इस लेक को फीड करती है दैट इज़ विशव नाला। फिर हरवन लेक जो है ये 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है श्रीनगर में, 218 मीटर लॉन्ग, 137 मीटर वाइड एंड 18 मीटर डीप। वाटर सप्लाई श्रीनगर में यहीं से जाती है। गंगाबल लेक हाई एल्टीट्यूड लेक 11,713 फीट के एल्टीट्यूड पे है, हरमुख माउंटेन की पीक पे। 45 किलोमीटर नॉर्थ है श्रीनगर के जब वंगट विलेज की तरफ जाते हैं। शेषनाग लेक जो वाउजन के पास है, श्री अमरनाथ केव की तरफ जब हम जाते हैं, 28 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। एंड देन तारसर एंड मारसर। तो तारसर एंड मारसर 2 हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं जो कि हरमुख माउंटेन की नॉर्दर्न स्लोप्स में है। मारसर लेक जो है ये शरबकुल कैनाल का ओरिजिन यहीं से होता है, जो कि वो फाउंटेन्स जो मुगल गार्डन्स में पाए जाते हैं उनमें पानी यहीं से जाता है। तुरसर लेक जो है वो सिंध वैली और कश्मीर के बीच में है। पैंगोंग लेक की बात करें तो पैंगोंग लेक जो है ये एक बहुत ही सुंदर लेक है लद्दाख का। पैंगोंग एक सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, और ये लद्दाख एंड तिब्बत दोनों जगहों पे पाया जाता है। ये जो है लगभग 14,270 फीट के एल्टीट्यूड पे पाया जाता है एंड सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक हमारे देश का यही है। विंटर में जो लेक है वो फ्रीज़ हो जाता है, ऑल्दो सैलिन वाटर यहाँ पे पाया जाता है। सो मोरिरी लेक अनदर लेक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में पाया जाता है। सबसे बड़ा लेक है लद्दाख में, ऑलमोस्ट एक इनलैंड सी की तरह है एंड पानी जो इस लेक का है वो नमकीन है और इंसान उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। देन सो क्यागर लेक। सो क्यागर एक छोटा सा लेक है जो कि सो मोरिरी लेक के 10 किलोमीटर नॉर्थ में है। लेक जो है यहाँ पे ट्रैकर्स जो कियागडुम से कैंपिंग ग्राउंड से आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं। सो क्यागर लेक जो है अपने ग्रीन कलर्ड साल्टी वाटर के लिए फेमस है। फिर कश्मीर में बहुत सारे स्प्रिंग्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो बहुत फेमस हैं, और स्प्रिंग को लोकल लैंग्वेज में नाग बोला जाता है। जैसे वेरी नाग है जो कि झेलम रिवर का सोर्स है, अच्छा बल अनंतनाग में, कोकरनाग, मारतंड अनंतनाग, अलपथर, सुखनाग, चश्मशाही, हरमुख गंगा, विष्णुसर, खीर भवानी, वंकुंग एंड मलाकंग। ठीक है भाई। फिर माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो अब माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपने एक चीज़ तो पढ़ी है कि जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो है माउंटेन्स, कि जम्मू कश्मीर में भरे पड़े हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। तो वन बाय वन हम डिफरेंट माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। अब जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी में माउंटेन्स की जो इम्पॉर्टेंस है, पहाड़ों का जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि कश्मीर वैली के चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, बहुत कम पासेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक पास है बारामूला में। साउथ में शिवालिक हिल्स हैं और ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स नॉर्थ में हैं, जिनके जो पीक्स हैं, चोटियां हैं, वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स भी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो वन बाय वन हम अब इन माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम माउंटेन्स की। तो काराकोरम माउंटेन्स की बात करें तो ये वो माउंटेन्स हैं जो सेंट्रल एशिया को इंडिया से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये है काराकोरम माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल ये जो माउंटेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पे, ये कौन से माउंटेन्स हैं? काराकोरम माउंटेन्स। ये क्या करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल एशिया का रीजन आता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया को इंडिया से डिवाइड करने का काम करते हैं। कौन से माउंटेन्स? काराकोरम माउंटेन्स, ठीक है। एंड ये रेंज की बात करें तो इसकी जो लंबाई है दैट इज़ 500 किलोमीटर,
तो कितनी लंबाई है काराकोरम माउंटेन्स की? 500 किलोमीटर। एंड दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे जो माउंटेन पीक्स हैं और बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो काराकोरम में सिचुएटेड हैं, जैसे कि बाल्तोरो ग्लेशियर है। दूसरी सबसे ऊंची पीक जो वर्ल्ड की है K2 पीक, वो काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है। और कुछ और माउंटेन पीक्स जो काराकोरम में सिचुएटेड है, जैसे गैशरब्रम पीक, मशरब्रम पीक, दिस्ता सागिल सार पीक, सैसर कांगड़ी पीक, और कुछ माउंटेन पासेस जैसे काराकोरम पास एंड नुब्रा पास जो है वो इस रीजन में पाया जाता है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है ज़ांस्कर रेंज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ज़ांस्कर माउंटेन रेंज। तो ज़ांस्कर रेंज की बात करें तो ये हिमालयाज़ के नॉर्थ में है और मेन हिमालय से इसको डिवाइड करती है स्तोद वैली और सराप वैली। 6000 मीटर अबो सी लेवल ये पाई जाती है। ज़ांस्कर रेंज की बात करें तो ये लद्दाख का जो ज़ांस्कर रीजन है उसको सेपरेट करती है और कश्मीर वैली को सेपरेट करती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस जैसे जोजिला पास, पोर्ट पास, बावालोचा पास यहीं पे लोकेटेड है। फिर है नंगा पर्वत रेंज। अगर हम नंगा पर्वत रेंज की बात करें तो नंगा पर्वत जो रेंज है ये गिलगित तक जो है फैला पहुंचा हुआ है। 8126 मीटर इसकी एलिवेशन है अबो सी लेवल, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और चिलास के थ्रू गिलगित में यहाँ पे जाया जा सकता है। फिर है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज की बात करें तो ये हिमालयाज़ के साउथ में है और 5000 मीटर अबो सी लेवल है। पीर पंजाल रेंज जम्मू रीजन को कश्मीर वैली से सेपरेट करता है। फेमस बनिहाल पास जो है एक टनल की फॉर्म में इस पीक पे पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस जो यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे बनिहाल पास, सिंथन पास जो कश्मीर डिवीज़न को किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट करता है। पीर की गली जो कश्मीर वैली को पुंछ और राजौरी के साथ कनेक्ट करता है। एक 2.5 किलोमीटर लंबा टनल जिसका नाम था जवाहर टनल जो बनिहाल को काजीगुंड के साथ कनेक्ट करता है, वो अर्ली 1950s में बनाया गया था। ठीक है, देन शिवालिक रेंज की बात करें तो शिवालिक्स जो है सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स हैं, और सबसे नए जो माउंटेन्स बने हैं। कॉनिफर्स में बहुत ज़्यादा रिच है और कुछ अट्रैक्टिव एंड फ्रीक्वेंटली विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे पाई जाती हैं। शिवालिक्स की जो विड्थ है दैट इज़ 20 to 50 किलोमीटर और हाइट जो है 600 to 1220 मीटर। देन आपके आ जाते हैं जम्मू जो है वो 366 मीटर के एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है। नुनकुन रेंज की बात करें तो लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर पे पाया जाता है 7055 मीटर अबो सी लेवल। साउथ ईस्ट में इसके कुल्लू है और नॉर्थ वेस्ट में जो है करगिल तहसील है लद्दाख की। एंड बावालोचा पास को पास करके जो है कुल्लू से आप लेह पहुंचते हो। फिर बुरजिल माउंटेन कश्मीर एंड लद्दाख को सेपरेट करता है, जहाँ पे बुरजिल पास सिचुएटेड है 3200 मीटर की एलिवेशन पे। देन अमरनाथ माउंटेन की बात करें तो ये अपनी पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए फेमस है जो कि 5372 मीटर के एलिवेशन पे है। महागुना पास के थ्रू जो है पिलग्रिम्स को जाना पड़ता है अमरनाथ जी की तरफ जब वो जाते हैं। ग्वेशरन जो है वो लिदर वैली में सिचुएटेड है पहलगाम की तरफ, जहाँ पे कोलाहोई ग्लेशियर जो है वो सिचुएटेड है जो कि बहुत फेमस है। शेषनाग माउंटेन भी इस वैली में पाया जाता है। शेषनाग इसको बोलते हैं बिकॉज इसकी जो पीक है वो 7 सांपों के सर से जो है वो मिलती है। तोश मैदान और काजी नाग जो है ये इनर हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। बर्फ़ से लदे रहते हैं साल भर, लेकिन समर में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी जो है झेलम रिवर के नीचे जाता है। अफरवाद की बात करें तो गुलमर्ग वैली में ये माउंटेन पाया जाता है। अलपथर स्प्रिंग यहाँ पे पाई जाती है। अफरवाद की जो जर्नी है वहीं से आप लोग गंडोला के स्काई लिफ्ट से जो है अगर आप जाओगे तो बहुत आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वॉल्केनिक पीक्स की बात करें तो एक वॉल्केनिक पीक है सोयामजी जो कि नॉर्थ मच्छीपुरा में है और दूसरी है खारेवा पीक जो कि तहसील पहलगाम में है। ठीक है, सोयमजी पीक जो है बहुत टाइम तक जो है 1934 में इसने लावा को इरप्ट किया था। खारेवा पीक जो है अभी डेड या एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस जम्मू कश्मीर के आपसे पूछे जा सकते हैं। बनिहाल पास, जोजिला पास, काराकोरम पास, सिंथन पास, बावालोचा पास, हाजीपुर पास, पीर पंजाल पास, पांसीला पास, लामा यारुरू पास, थुंगला पास, खरदुंगला पास, छंगला पास और नुब्रा पास। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई कुछ ग्लेशियर्स की। तो ग्लेशियर्स के बारे में भी बात करते हैं हम लोग और इस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर का जो जियोग्राफी है दैट विल बी फिनिश्ड। तो ग्लेशियर्स की बात करें तो ग्लेशियर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ग्लेशियर एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है बर्फ़ का जो उन एरियाज़ में बनता है जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस रेट से बर्फ़ पिघलती है उस रेट से ज़्यादा रेट से बर्फ़ पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है सियाचिन ग्लेशियर जो नॉर्दर्न लद्दाख में पाया जाता है काराकोरम में, इंडिया एंड तिब्बत के बॉर्डर पे। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है वर्ल्ड में। पोलर रीजन्स को छोड़ के अगर हम बाकी रीजन्स की बात करें तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है दैट इज़ सियाचिन ग्लेशियर। फिर आता है बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर की बात करें तो ये साउथ में है, काराकोरम रेंज की साउथ फेसिंग स्लोप्स में है, लद्दाख के बल्तिस्तान एरिया में। ठीक है, 68 किलोमीटर की इसकी लेंथ है।
बालतोरो ग्लेशियर की बात करें तो ये अगेन साउदर्न स्लोप्स में सेंट्रल काराकोरम रेंज में बाल्टिस्तान एरिया में 62 किलोमीटर की लेंथ है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है ग्रेट हिमालयन रेंज में। फिर हिस्पार ग्लेशियर की बात करें तो ये साउदर्न स्लोप्स में काराकोरम रेंज के बालतोरो एरिया में बल्तिस्तान एरिया में। नुब्रा की बात करें तो ये साउदर्न स्लोप्स में काराकोरम रेंज के। नुब्रा रिवर का ओरिजिन यहीं से होता है जो कि श्योक रिवर में जाती है। फिर सालतोरो ग्लेशियर इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है, सालतोरो मैसिव के पास ग्लेशियर जो है ये दो मेन स्ट्रीम्स जो है उनको फीड करता है सालतोरो रिवर की। हराकापुशी ग्लेशियर लोअर स्लोप्स ऑफ काराकोरम में बहता है। ट्रिब्यूटरीज जो ग्लेशियर से बाहर आती है वो हुंजा रिवर में जाती है। देन अल्टीमेटली यू हैव चोंगकुमदन ग्लेशियर। चोंगकुमदन ग्लेशियर की बात करें तो हाई पीक्स चारों तरफ से। कोलाहोई ग्लेशियर वैली ग्लेशियर 26 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पहलगाम, 16 किलोमीटर फ्रॉम साउथ फ्रॉम सोनामर्ग। लिदर रिवर का सोर्स और कुछ मेल्ट वाटर ट्रिब्यूटरीज बनती हैं। कोलाहोई ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस पर पड़ता है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स की बात करें तो एक रिसर्च नॉर्वे के साइंटिस्ट ने कंडक्ट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ओडो में, जहाँ पे ये पता लगा था कि जम्मू कश्मीर के जो ग्लेशियर्स हैं 1/2 मीटर हर साल मेल्ट हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू बाकी ग्लेशियर्स। तो साइंटिस्ट ने ये बोला था कि कोई इमीडिएट थ्रेट जो है वो ग्लेशियर्स का नहीं है बाकी हिंदू कुछ रीजन्स में। अगर इमीडिएट एक्शन नहीं उठाया जाए तो इसका इफेक्ट जो है वो फ्यूचर में पड़ सकता है। द्रंगद्रुंग ग्लेशियर माउंटेन ग्लेशियर पेंसिला माउंटेन पास के पास है करगिल में जंस्कर रोड पे। ग्लेशियर एक लंबा रिवर है आइस एंड स्नो का। स्टोद रिवर का सोर्स है जो ट्रिब्यूटरी है जंस्कर रिवर की। शफात ग्लेशियर की बात करें तो 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर जो कि कारगिल के साउथ में 85 किलोमीटर्स। शफत ग्लेशियर दो माउंटेन पीक्स को का ओरिजिन यहाँ से होता है, नून एंड कुन। शफत ग्लेशियर एक टूटा हुआ आइस फॉलिंग ग्लेशियर है जो कि मेल्ट कर रहा है एक अलार्मिंग रेट पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है भाई। अब ट्रेल ब्लेजर्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो कि बताओ भाई जो हेली स्कीइंग रिजॉर्ट एशिया में सबसे ऊंचा जो स्कीइंग रिजॉर्ट है वो कहाँ पे है? तो गुलमर्ग में है। टोटल एरिया जम्मू कश्मीर का कितना है? 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। किंग हरी सिंह जो है उन्होंने शासन कब से कब तक जम्मू कश्मीर में किया था? 1925 to 1948। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जम्मू कश्मीर का? किश्तवाड़, डोडा नहीं है। ठीक है। कौन सा ग्लेशियर लिदर रिवर का सोर्स है? कोलाहोई। ग्रीक लैंग्वेज में झेलम को क्या बोलते हैं? हाइडास्पिस। कौन सा मिनरल जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है जिससे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है? लाइमस्टोन। जम्मू रीजन में मानसून को क्या बोलते हैं? बरसात। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इसको सराउंड करते हैं। सूफियाना म्यूज़िक जो है कश्मीर में 15th सेंचुरी में कहाँ से आया था? ईरान से आया था। कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कश्मीर वैली है उसको किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं? DFB। कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाडी शाह के सॉन्ग्स में यूज़ किया जाता है? तहरा। झेलम कौन सी जगह से जो है झेलम का ओरिजिनेट होता है? वेरीनाग। करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? दुर्लभ वर्धना। अमृतसर ट्रीटी के साथ जुड़ा हुआ कौन था? गुलाब सिंह। चिनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? लाहौल में। मंसबल जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? लोटस के लिए। और सबसे पहली जो फोर्टिफिकेशन थी हरी पर्वत की वो किसने बनाई थी? अकबर ने। कौन सी जगह पे टूरिज्म साल भर देखने को मिलता है? वैष्णो देवी में। पेपर मैश कश्मीर वैली में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ज़ैनुल आबदीन ने। मेन रिवर्स जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन के एरिया में बहते हैं, चिनाब, इंडस एंड झेलम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, कौन सा ऑफिशियल उसको हेड करता है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। सो विद दिस आवर जियोग्राफी एंड्स एंड वन शॉट जियोग्राफी जो जम्मू कश्मीर की है उसको हमने फिनिश कर लिया है। तो इस तरीके से 2 वन शॉट वीडियोज़ हमने फिनिश कर ली है। हमने ऑलरेडी वन शॉट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है। एंड अगर किसी को वन शॉट हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की देखनी है तो मैं लिंक जो है आपको इस वीडियो में दे दूँगा, या आप मेरे चैनल पे चेक करो, वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एंड ये हमारी दूसरी वन शॉट वीडियो थी जो हमने इस चैनल में बनाई है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी वन शॉट वीडियोज़ जो है वो बनाऊँ। ओके, थैंक यू ऑल, गुड बाय।